आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड थर्मल स्ट्रेसेस, हम इसमें ये डील करेंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसमें शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे। तो जितना भी स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है, चाहे वो शियर स्ट्रेस क्यों ना हो, स्ट्रेस क्या, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, और साथ ही स्ट्रेन क्या है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेन हम कहां पर यूज करते हैं, शियर स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है, उसके बाद ई जी के ये होते क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी क्या है, शियर मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, ठीक है, उसके बाद पॉइजंस रेशियो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, पॉइजंस रेशियो का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्प्लीकेशंस होता है हमारी इसमें सोम में, बट हम क्या है ना उसे इग्नोर कर देते हैं। और इसी को कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैं स्टार्टिंग ही उस कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा हूँ जो मैं हमेशा आपसे बोलता आया था कि जो आप सोचते हो वो रियल में नहीं होता है। जैसा आप सोचते हो कि हमेशा हमेशा फोर्स लगाने पर एरिया डिक्रीज होगा, ऐसा आप जब सोचते थे तो वो हमेशा नहीं होता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसी की बात मैं करूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बार्स। ठीक है, देन हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस की। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो ये हमारे इस चैप्टर का कंटेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द मास वॉल्यूम डेंसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप पहले अपनी जो सोचते हैं उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए, जो आपकी थिंकिंग है उसके हिसाब से। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर मान लीजिए आप पी फोर्स ऐसे लगा रहे हो। ठीक है, इस बॉडी पर आप पी फोर्स ऐसे लगा रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है उसके हिसाब से बोलना। ठीक है, मैंने जो बताया उसके हिसाब से मत बोलना। ठीक है, अगर मैं पी फोर्स ऐसे लगाता हूं तो इसमें आप जैसे सोचते थे कि इसमें जो चेंज होगा वो चेंज इस शेप में होगा, बताइएगा मुझे। मैं यहां पर इसे अलग से बना रहा हूं फिर से। ये तो इनिशियल शेप हो गई। ठीक है, ये है मेरी, या तो ये ऐसे जाए, ठीक है, ये हो सकती है, ये वन बोल दिया। ठीक है, या फिर ये ऐसे जाए, ये इनिशियल है, ग्रीन कलर से मैं इनिशियल दिखा रहा हूं, है ना, या फिर ये ऐसे जाए। बताइए इसमें से कौन सा फिगर सही है आपकी थिंकिंग के हिसाब से। पी फोर्स लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, आपकी थिंकिंग के हिसाब से कौन सा फिगर सही है, टू या वन? वन कौन सा है, ऊपर वाला, ब्लू वाला। ठीक है, बताइए आंसर, टू या वन? ठीक है, आपके हिसाब से वन है ना, क्योंकि मैंने बाकी चीजें बताई थी आपको कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस में हम इस चीज को कांस्टेंट मानते हैं तो ऐसे चला देते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे आपको ये प्रूफ करना है कि नहीं भाई ये रियल में भी होता है। ठीक है, ये रियल में भी होता है, एरिया कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, सॉरी एरिया डिक्रीज होना जरूरी नहीं है। कैसे, क्या, उस चीज को समझो। पहले मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर देता हूं आपको। क्या है, एक बॉडी है, एक बात समझिएगा, जैसे मैंने आपको मास समझाया था, मैंने क्या कहा आपसे कि सोम में वो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है जो चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाए हैं आपको। मास क्या है, मास इज दी कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। मास की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप सिंपल बोलोगे कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ग्रेन्स, ये सारी चीजें, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो मास है वो मास कांस्टेंट होता है या डेंसिटी कांस्टेंट होती है या वॉल्यूम कांस्टेंट होता है? बताइए क्या चीज कांस्टेंट होती है यूनिवर्सल? मास, डेंसिटी या वॉल्यूम, किसी एक बॉडी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए डेंसिटी या वॉल्यूम, क्या चीज कांस्टेंट होती है? सबसे पहले ये चीज बताइए, मास। देखो अब यही चीज कि हम जो ये, मीनाक्षी जी आप इस चीज को सोचो, मैंने अभी क्या बोला, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, ये मैंने यहाँ पर बॉडी ले ली है। ठीक है, ये मैंने बॉडी ले ली, उसके बाद जो जो चीजें होंगी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उसके अंदर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है उसके अंदर। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी, फॉर ए बॉडी, फॉर ए मटेरियल नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। कल जो मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी वो मटेरियल के लिए थी, मेरी वर्डिंग पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि जो मैंने कल प्रॉपर्टी समझाई थी वो मटेरियल के बेसिस पर थी। मटेरियल का साइज कुछ भी हो सकता है, मटेरियल का साइज कुछ भी हो सकता है। तो अब बताइए प्रॉपर्टी क्या होगी, तो आपकी तुरंत माइंड में आया डेंसिटी होगी सर। ठीक है, क्योंकि मटेरियल का साइज कुछ भी हो सकता है। आयरन की एक छोटे से मैं ये पार्ट भी ले सकता हूँ और आयरन का मैं बहुत बड़ा एक बीम भी टाइप से ले सकता हूँ। ठीक है, तो आयरन का साइज चेंज हो रहा है वहां पर। यहाँ पर क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर बॉडी, बॉडी एक फिक्स कर लिया आपने, ये बॉडी ले लिया आपने, ये रही। ठीक है, इस बॉडी के लिए बताइए इसका मास कांस्टेंट होगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी या वॉल्यूम? तो माइंड में जो हमारे चलता है ना, हम डेंसिटी जो लेके चलते हैं वो डेंसिटी हम जनरल वे में लेके चल लेते हैं और यही हम गलती करते हैं।
ठीक है। अगर एक बॉडी की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो फोर्स लगाने के बाद, तो उस बॉडी का मास कांस्टेंट होता है, ना कि उसकी डेंसिटी। सबसे पहली चीज, यहां तक बताइए ये चीज समझ में आई या नहीं? ठीक है, पहले मुझे ये बताइए कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, उससे भी मतलब नहीं है मुझे इससे मतलब है कि अगर बॉडी पर फोर्सेस लग रही है, बॉडी हमारे लिए फिक्स है, तो क्या इसका मास चेंज हो सकता है? कभी नहीं। क्योंकि अगर मैं इसमें कहता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स इसमें मान लीजिए 100 है, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो चाहे इस पर कितना भी फोर्स लगा दो, जब तक इसको फ्रैक्चर करके आप एक दूसरे से अलग नहीं करोगे मॉलिक्यूल्स को या ग्रेन्स को, तब तक आप इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम नहीं कर सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया समझो। अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स उतने ही रहने वाले हैं, मतलब हमारा मास क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, अब जब मास कांस्टेंट है तो मास की वैल्यू क्या होती है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब अगर ये चीज कांस्टेंट है, अब सिंपल मैथ से ही मैं प्रूफ कराऊंगा, अगर ये चीज कांस्टेंट है फॉर ए बॉडी, तो यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर मैं आपसे कहूंगा कि कांस्टेंट मास रखना है, तो क्या आप, जो आप अपने माइंड में लेके चलते हो, क्या आप वॉल्यूम को चेंज करा के, क्या आप वॉल्यूम को चेंज करा के डेंसिटी कांस्टेंट रख सकते हो? सोचो जरा, क्या आप वॉल्यूम को चेंज करा के डेंसिटी कांस्टेंट रख सकते हो? यस और नो? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा मास कांस्टेंट है। तो अगर मेरी वॉल्यूम चेंज होता है, अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होता है, तो क्या होगा? मेरी डेंसिटी शुड बी चेंज। पहली चीज, अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होता है तो मेरी डेंसिटी शुड बी चेंज, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? अगर ये कांस्टेंट रहे, तो दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर मेरा वॉल्यूम, यहां पर अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, देखो अब सिंपल सी बात है, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अब यार आप कहोगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है? अगर ये चीज कांस्टेंट थी तो कांस्टेंट और कांस्टेंट क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ठीक है, वो चीज पहले थी वो पहले ही है। नहीं, आपने यही छोटी सी गलती कर दी। क्या? कि वॉल्यूम भी एक चीज का डिराइव्ड फॉर्म है। किस किस का? दैट इज द ए क्रॉस एल, दैट इज द ए क्रॉस एल। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ, अब इन दोनों पार्ट को देखो, आप जब किसी चीज पर फोर्स लगाते हो तो लेंथ बढ़ाओगे या नहीं? अब एक बात बताओ, यहां से अब देखो, नई कहानी समझो, नई कहानी समझो। नई कहानी क्या है? मैं अब सिर्फ और सिर्फ यहां पर वॉल्यूम लिख रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर अब वॉल्यूम लिखूंगा। कॉन्सेप्ट को समझना कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं वॉल्यूम लिखूंगा, एल। एल अगर मेरा कांस्टेंट है, अगर एल मेरा कांस्टेंट है, तो अब कहानी क्या आएगी? जैसे अभी मैंने मास को कांस्टेंट रखा था दो वेरिएबल के ऊपर, ऐसे ही मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूं अगर, तो दो वेरिएबल आ रखे, एरिया एंड लेंथ। एक बात बताइए, अगर लेंथ ही, अगर ये ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा वाला? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगा रहे हैं आप, यानी कि नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या लेंथ इसकी वेरी करेगी या नहीं? यस और नो? पहले ये आंसर दो, लेंथ वेरी करेगी यस और नो? सबसे पहले ये वाला आंसर दो मुझे, इस फोर्स के हिसाब से लेंथ वेरी करेगी या नहीं? पहले से ही समझा रखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले से समझा रखा है कि अगर मेरे रियल सॉलिड हैं, तो रियल सॉलिड में और हमने एक फोर्स लगा दी है, तो चाहे आपको वो ना दिखे, बट 100% इसकी लेंथ में चेंज आया है। डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए, 100% लेंथ में चेंज आया है। तो अगर ये चीज हमारी लेंथ चेंज कर रही है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एरिया को चेंज करना पड़ेगा या नहीं? अगर ये चीज कांस्टेंट रखनी है तो लेंथ अगर चेंज हो रही है तो एरिया चेंज होगा या नहीं? इस वाले केस में समझ के चलो। पहले केस था हमारा वॉल्यूम चेंज डेंसिटी चेंज। अभी मैं आपको फिगर वाइज नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल समझा रहा हूँ। एक था वॉल्यूम चेंज डेंसिटी चेंज, वॉल्यूम चेंज होने का भी कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। दूसरा था वॉल्यूम कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वाला सेंस जो था मैं उसको यहाँ पर लेके चल रहा हूँ पहले, कि कांस्टेंट है तो ए इंटू एल कांस्टेंट, बट उसमें एल चेंज हो रही है तो ए को भी क्या होना पड़ेगा? चेंज। ए को भी क्या होना पड़ेगा? चेंज। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर? और अगर इस वाली कंडीशन को लेके चलूं मैं, इस वाली को, इसको अलग कलर से दिखाया था, ये अगर कंडीशन में लेके चलूं वॉल्यूम चेंज, तो यहां पर क्या होगा? एल क्या होना चाहिए मेरा? चेंज। तो एल चेंज कैसे कैसे हो सकता है? यहीं से वो कहानी आती है। एल चेंज कैसे कैसे हो सकता है? अगर एल चेंज है तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं लेंथ को चेंज करूं, तो क्या ये वैलिड है या नहीं? यस और नो? अब मुझे आंसर दो ये वाले पॉइंट का।
अगर मैं a इंटू एल इक्वल टू चेंज करूं तो क्या यहाँ पर एल ए को चेंज करूं, जो वॉल्यूम है उसको चेंज करूं, तो क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ तो चेंज होगी, ये तो फिक्स है। अगर P फोर्स लग रहा है तो लेंथ तो 100% चेंज होगी। तो अगर लेंथ चेंज हो रही है तो क्या मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यस और नो? क्या मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है? यस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि एरिया भी चेंज हो। जरूरी नहीं है, नीड नोट टू बी, सॉरी, नीड नोट टू बी चेंज। सबसे पहली चीज ये तो हुआ मैथ्स, ठीक है, नीड नोट टू बी चेंज, ठीक है। या फिर किसने मना किया, या फिर एरिया इंटू एल इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो लेंथ तो चेंज फिक्स है, होनी ही है। लेंथ तो चेंज होनी ही है क्योंकि इस पर फोर्स ये लग रहा है। मैं एग्जांपल ये लेके चल रहा हूं, लेंथ तो चेंज होनी ही है। हो सकता है एरिया भी चेंज हो, है ना, हो सकता है एरिया भी चेंज हो। इट कैन बी, जरूरी नहीं है कि ये हो, इट कैन बी। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो यहाँ पर क्या है, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ समझा रहा हूं, उसके बाद अब मैं फिगर वाइज सारी चीजें समझाऊंगा। पहले मास को आपने कांस्टेंट रखा एक बॉडी के लिए, उस बॉडी के अगर मास को कांस्टेंट रखा तो वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। पहले हमने ये देखा कि अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये मास कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी को चेंज होना पड़ेगा, तो डेंसिटी तो चेंज होना है मतलब फिक्स है, ये चीज हो गई फिक्स। दूसरी चीज क्या है कि वॉल्यूम अगर चेंज है तो वॉल्यूम चेंज जो होगा वो दो चीजें कर सकता है, वॉल्यूम चेंज दो चीजें कर सकता है। पहली चीज क्या कर सकता है वो, कि यहाँ पर लेंथ तो चेंज होना है, ये फिक्स है, बट एरिया चेंज हो भी सकता है और एरिया चेंज नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर वॉल्यूम एंड डेंसिटी का प्रोडक्ट था तो वॉल्यूम कांस्टेंट और डेंसिटी कांस्टेंट, बट वॉल्यूम खुद में दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो लेंथ तो फिक्स है कि चेंज होगा, तो यहाँ पर एरिया शुड बी चेंज, यहाँ पर एरिया शुड बी चेंज अगर डेंसिटी हम कांस्टेंट मानते हैं। तो मेन चीज हमारी यहाँ पर क्या आई, मेन चीज यहाँ पर ये आई मेरी, क्या कि डेंसिटी यहाँ पर ये मेन चीज है कि एक बार तो है डेंसिटी कांस्टेंट और एक बार है डेंसिटी चेंज। वॉल्यूम चेंज एंड वॉल्यूम कांस्टेंट में पैरामीटर्स अलग अलग बनते हैं, जबकि डेंसिटी कांस्टेंट डेंसिटी चेंज के ही हमारे ये दो रूप। समझ में आ रहा है? ये हो गया मैथ्स, ये हो गया मैथ सिंपल। अब इस चीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं फिगर वाइज। तो आप, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है, दोनों ही इसके आंसर्स सही हैं। अब इनको एक एक करके प्रूफ करते हैं। ये हो गया मैथ्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उस चीज को अच्छे से समझ लेना। अब मैं इनको इंडिविजुअली समझा रहा हूं आपको, इनको अब मैं इंडिविजुअली समझा रहा हूं कैसे। आपने क्या कहा, अब जरा फिगर वाइज समझिएगा। आपने क्या कहा, मुझे आपसे आंसर चाहिए क्योंकि आपने मैथ समझ लिया है। अगर आपने पी फोर्स यहां लगा रखा है, ठीक है, मैंने आपसे कहा इसका मास, ये जो है इसकी पर्टिकुलर डेंसिटी है इस टाइम पर, ठीक है, ये जो है इसकी डेंसिटी है इस टाइम पर, ठीक है। इसका मास मान लीजिए, इसका मास मान लीजिए 10 किलोग्राम में, जिसके अंदर कुछ एटम्स फिक्स हो गए, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे इस पर फोर्स लगवाता हूं तो फोर्स लगवाने पर एक फिगर तो ये आएगा क्या, कि ये जो है अपनी डायमेंशंस में एरिया में सेम रहे, लेंथ में चेंज हो जाए। पहली चीज, अगर यहाँ पर एरिया में सेम रहता है, एरिया इसका सेम रहे और लेंथ में क्या हो जाएगा, ये चेंज। ये इसकी एल नोट थी, ये इसकी डेल्टा एल है, ठीक है, ये इसकी एल नोट थी, तो लेंथ में हो गया चेंज, ठीक है। तो अब एक बात मुझे आंसर दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखाया था इस डेंसिटी के हिसाब से, यहाँ की डेंसिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा? सोचो जरा, यहाँ की डेंसिटी कम होनी चाहिए ज्यादा, अगर एरिया मेरा कांस्टेंट है और लेंथ मेरी चेंज हो रही है। एरिया कांस्टेंट हो सकता है, अभी मैंने प्रूफ किया था, एरिया कांस्टेंट हो सकता है, भी मैंने प्रूफ किया था, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होना जरूरी नहीं है कि एरिया हमेशा चेंज हो, एरिया कांस्टेंट हो भी सकता है, ठीक है। एल तो हमेशा चेंज होगा, ये तो फिक्स है। अभी हमने मैथ से सोचा था, तो मैथ्स को अब रियल एनवायरमेंट में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं एरिया सेम रखूं तो एल नोट अगर डेल्टा एल में चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा लेंथ में चेंज हो रहा है, तो डेंसिटी शुड बी चेंज एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो अगर ये मेरे पास पार्टिकल पास पास थे तो ये क्या हो चुके होंगे, दूर दूर। ये क्या हो चुके होंगे, दूर दूर, ऐसे। तो डेंसिटी क्या हो गई हमारी, कम, ठीक है, डेंसिटी हो गई कम, ठीक है। तो आप अगर ये सोचते हैं, आप अगर सोचते हैं मटेरियल्स में ये चीज नहीं हो सकती, तो आप गलत।
याद रखिएगा, आप गलत हैं अगर आप ये सोचते हैं कि सॉलिड्स में ये चीज नहीं हो सकती, आप डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। ठीक है, डेंसिटी चेंज हो सकती है, पहली चीज। ठीक है, और जनरली डेंसिटी चेंज होती है, अभी मैं उसको भी प्रूफ करूंगा आपको। ठीक है, आप आयरन बार को अगर ऐसे खींच रहे हो ना तो आप डेंसिटी चेंज कर रहे हो उसकी, अभी प्रूफ करूंगा। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, पहला फिगर यहां से, ये फिगर हमारा किसके लिए हुआ, ये फिगर हुआ हमारा डेंसिटी चेंज, ये हुआ हमारा डेंसिटी चेंज। सो वॉल्यूम शुड बी चेंज, और वॉल्यूम जो चेंज होना चाहिए उसमें क्या हो रहा है, एरिया यहाँ है कांस्टेंट और लेंथ हो रही है चेंज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला है, तो इसे मैं एक काम कर लेता हूं, इसे मैं बोल देता हूं 1, इसे बोल देता हूं 2 एंड इसे बोल देता हूं 3, है ना। तो ये हो गया हमारा 1 वाले पार्ट का हिसाब, दिस इज दी, सॉरी 2 वाले पार्ट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। अब मैंने मान लिया था इसमें एरिया चेंज होना। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं, अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका एरिया चेंज हो रहा है, इसका एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया चेंज करो ऐसे, ये मैंने एरिया चेंज कर दिया इसका। ठीक है, इसका एरिया चेंज हो गया। अगर इसका एरिया चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रही है, फिक्स है भाई। अगर कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या था हमारा, ध्यान से समझिएगा आप। एक तो है हमारे पास मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने कहा कि अगर ये चीज हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी हमारा चेंज होना चाहिए। अब इस चेंज में हमारे पास एरिया भी चेंज हो सकता है और लेंथ भी चेंज हो सकती है, एरिया भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी चेंज हो सकती है। तो यहां जब चीजें हमारी चेंज वाले रेस्पेक्ट से आ रही हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ 2 ही बढ़े, है ना, या डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ 3 ही बढ़े। डेंसिटी 4 भी बढ़ सकती है, 5 भी बढ़ सकती है, मतलब कम हो सकती है इन द सेंस। ठीक है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सा टाइप का मटेरियल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये चीज देखता हूँ, इस चीज को समझते रहिएगा साथ में। अगर मैं यहाँ पर ये चीज देखता हूँ कि जो पी फोर्स इसमें टेंशन की सेंस में लग रहा है, तो एरिया अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है, अगर मेरा एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक, तो लेंथ या सॉरी लेंथ मेरी इंक्रीज हो रही है, लेंथ मेरी इंक्रीज हो रही है, तो एरिया क्या होगा यहाँ पर मेरा, डिक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया क्या होगा मेरा, डिक्रीज। हमारे जनरल मटेरियल्स के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर होते हैं, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया इंक्रीज भी हो सकता है आफ्टर अप्लाइंग द टेंशन फोर्स। ठीक है, वो हमारे जनरल मेटल्स नहीं होते हैं, सॉलिड्स हमारी जनरली नहीं होती हैं, दैट आर दी टाइप ऑफ विस्कोप्लास्टिक्स। ठीक है, जो अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। ठीक है, केमिकल जो नेम्स होते हैं उनके बहुत ही ज्यादा लेंदी होते हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को हम अपने सिलेबस में नहीं रखते हैं सोम के। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं जो फोर्स लगाने पर एरिया को कम करते हैं, ना कि एरिया को ज्यादा। ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड में एरिया को ज्यादा करने वाले भी मटेरियल्स हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एरिया डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज, मतलब ये वाली चीज क्या हो रही है, वॉल्यूम। ठीक है, अब एक बात सोचिएगा, अगर लेंथ इंक्रीज है, एरिया डिक्रीज है, तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट हो सकता है या नहीं। यहां से इस सेंस को समझो, यहां से 2 चीजें आ रही हैं चेंज होने पर, एरिया एंड लेंथ चेंज होने पर 2 चीजें फिर से निकल के आ रही हैं कि वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट भी हो सकता है यहां से, और वॉल्यूम मेरा चेंज भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, यहां से 2 चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि एक चीज इंक्रीज है तो एक चीज डिक्रीज है। अगर दोनों ही चीजें इंक्रीज होती तो फिक्स था कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो फिर हमारा डेंसिटी चेंज होना फिक्स है। बट यहाँ एक इंक्रीज है तो एक डिक्रीज है। अब डिपेंड करेगा कौन सी चीज अगर ज्यादा इंक्रीज हो गई। सिंपल सी बात है ना, कि अगर हमारे पास एक जैसे कि प्रोडक्ट है 10 का, तो 10 के लिए हमने किसी एक वैल्यू को ले लिया 2.5 के हिसाब से और एक वैल्यू ले ली 4, जबकि स्टार्टिंग में कितनी थी, ये थी 3 और ये थी 3.5, है ना। स्टार्टिंग में ये 3 थी और 3.5 थी, तो 3 से 2.5 पहुंच गई, और ये 4 से ये 3.5 हो गई। इनका प्रोडक्ट कर लो कि ये अराउंड 10 आ गया, ऐसे मान लो, ऐसे 3.33, है ना, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनका प्रोडक्ट 10 था, तो अगर 3 से आपने इसे कम किया और इस वाले 3.33 को बढ़ाया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो अभी भी 10 ही आ रहा है ना। इसका मतलब जो पहले था वही बाद में है। ये सिंपल एक छोटी सी कैलकुलेशन ली है मैंने, कि जो इनिशियल था प्रोडक्ट वो बाद में भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर एक चीज इंक्रीज होती है और एक चीज डिक्रीज होती है। सेंस समझ रहे हो ना, एक चीज इंक्रीज होती है, एक चीज डिक्रीज होती है, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो सकता है। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन भी हो सकती है। सो यहां पर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है।
ठीक है, आफ्टर चेंजिंग द लेंथ एंड द एरिया, आफ्टर चेंजिंग द लेंथ एंड द एरिया हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट भी हो सकता है। और अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, अगर वो कंडीशन की बात करूं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं एरिया एंड लेंथ, तो यहां पर बताइए डेंसिटी के साथ क्या होना चाहिए? डेंसिटी शुड बी सेम और चेंज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? डेंसिटी शुड बी चेंज और सेम। डेंसिटी शुड बी, इन दिस केस डेंसिटी शुड बी सेम। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल की डेंसिटी सेम होगी अगर केस ये वाला बन के आ रहा है जिसमें हमारा एरिया डिक्रीज हो रहा है और लेंथ इंक्रीज हो रही है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो अभी भी कांस्टेंट है। बट इनका जो प्रोडक्ट है वो अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे हो ना इस चीज को? ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ? डेंसिटी शुड बी सेम, बट एक चीज है, एरिया हमारा ज्यादा डिक्रीज हो जाए, मान लो लेंथ हमारी, सॉरी एरिया हमारा ज्यादा डिक्रीज हो जाए, लेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज ना हो कि प्रोडक्ट वो सेम ना दे। अब दूसरी कहानी समझो कि अगर ये कहानी इस तरह की है, क्या कि यहां पर 10 आया था कितने के हिसाब से? 2.5 एंड 4 ये था। तो अगर वो इनिशियल, ये तो फाइनल कंडीशन थी, अगर इनिशियली वो कितना हो पहले से ही, ये हो हमारे पास 3, ठीक है, और ये हो हमारे पास 3 मान लो, ठीक है, तो अब 3 एंड 3 से ये तो कम हुआ 2.5 मतलब एरिया, और ये लेंथ इंक्रीज हो गई 4, तो यहाँ का जो इनिशियल प्रोडक्ट था, इसका वो कितना था? 9। तो वॉल्यूम में चेंज आया या नहीं? वॉल्यूम में चेंज आया या नहीं? यस और नो बताओ। जो इनिशियल था वो वॉल्यूम 3 इंटू 3 था, मतलब लेंथ 3 थी तो एरिया 3 था, बट अब लेंथ यहाँ पर, सॉरी एरिया यहाँ पर डिक्रीज हो गया, लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो गई। ये इंक्रीज एंड डिक्रीज का ही कॉन्सेप्ट हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चलना है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर आ गया? पहले 9 था तो अब 10 है, मतलब वॉल्यूम मेरा क्या हुआ? चेंज। मतलब वॉल्यूम मेरा क्या हुआ? चेंज। अभी भी क्या है? अभी भी एरिया डिक्रीज है और लेंथ इंक्रीज है, बट इनका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट सेम नहीं है, प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट मतलब जो गुना हो रही है ये, ठीक है, मतलब जो इनटू कर रहे हो आप, तो इनका जो प्रोडक्ट कर रहे हो वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। और अगर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी शुड बी सेम और चेंज। बताइए, डेंसिटी शुड बी चेंज और सेम। वेरी गुड, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। डेंसिटी शुड बी चेंज। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ के मैं 2 फिगर बना दूं, यहाँ के मैं 2 फिगर बना देता हूं। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैथ्स और ले लिया था, एक सेकंड। यहाँ के अब मैं इनके 2 फिगर, इस वाले के 2 फिगर बना देता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, अब इसके 2 फिगर बनाइएगा जब हमारी डेंसिटी चेंज भी हो सकती है और कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। समझ रहे हो? डेंसिटी चेंज भी हो सकती है और कॉन्स्टेंट भी हो सकती है आफ्टर चेंजिंग द एरिया। मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकता हूँ, आफ्टर, जो आप अपने माइंड में लेके चलते हो, आफ्टर चेंजिंग द एरिया। अभी आपने सोचा था ना कि एरिया चेंज करेंगे क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए एरिया चेंज होगा। जरूरी नहीं है, डेंसिटी चेंज होने के बावजूद भी एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आफ्टर चेंजिंग द एरिया क्या हो रहा है? ये एरिया कब चेंज होगा? जब लेंथ चेंज हो रही होगी, व्हेन लेंथ चेंजेस। और ये लेंथ कब चेंज हो रही होगी? जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो एक फिगर इसका कैसे आ जाएगा? ये इनिशियल था, इनिशियल फिगर मैंने ऊपर बना रखा है। एक फिगर इसका आ गया ये वाला, ठीक है, एक फिगर आ गया इसका ये वाला। ठीक है, तो एक फिगर में देखिएगा डेंसिटी क्या है? सेम है। जब इसका एरिया डिक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई, तो डेंसिटी क्या है इनका? अगर प्रोडक्ट सेम है, ए इंटू एल प्रीवियस के सेम है, तो यहां पर जो डेंसिटी होगी, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन से वाले? ये जो ब्लू पार्टिकल थे, वो ब्लू पार्टिकल अभी भी सेम डेंसिटी रख रहे होंगे। ये जो डेंसिटी यहां है ना, वही डेंसिटी इनकी यहां होगी, वही डेंसिटी इनकी यहां होगी। डेंसिटी समझते हैं? डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर जो डेंसिटी पहले थी वही डेंसिटी यहां पर भी है, भले से इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है। ये आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे आज तक, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते थे कि डेंसिटी सेम होती है, डेंसिटी सेम होती है और एरिया डिक्रीज होता है और लेंथ इंक्रीज होती है। बट उसका कॉन्सेप्ट समझो कि जब डेंसिटी सेम रखोगे अपने माइंड में, जब अपने माइंड में डेंसिटी सेम रखोगे, तो जो एरिया एंड लेंथ का प्रोडक्ट है वो भी सेम होना ही चाहिए। दिस इज द डैम श्योर कंडीशन। ठीक है, ये फिक्स चीज है, जनरली स्टूडेंट ये चीज नहीं सोचते हैं।
ठीक है। एरिया एंड लेंथ का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए हर एक कंडीशन पर, मतलब हर एक टाइम इंटरवल पर। जो आप सोचते हैं कि हाँ फोर्स बढ़ा रहे हैं तो एरिया चेंज हो रहा है, तो एरिया एंड लेंथ का प्रोडक्ट ऑलवेज सेम होना चाहिए अगर आप डेंसिटी को सेम मान रहे हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एरिया एंड लेंथ पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि हाँ उनका प्रोडक्ट कुछ भी होता जा रहा है, तो यहाँ पर डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, यहाँ पर डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डेंसिटी को सेम रखोगे जबकि एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया डिक्रीज एंड लेंथ इंक्रीज, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो नॉट सेम दी प्रीवियस वन। ठीक है, तो अगर वो प्रीवियस से सेम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी अब डेंसिटी है वो क्या हो चुकी है, और ये चेंज होके क्या होगा, ये चेंज होके हम क्या मान के चलेंगे कि वॉल्यूम हमारा, देखिए वॉल्यूम हमारा क्या हो सकता है, एरिया का डिक्रीज लेंथ अगर इंक्रीज, एरिया का डिक्रीज लेंथ अगर इंक्रीज, तो बस यहीं पर ये सेंस होता है कि डेंसिटी इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं लेते, डेंसिटी डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके चलते हैं। जबकि मटेरियल के अंदर डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है आफ्टर अप्लाइंग द लोड। आफ्टर अप्लाइंग द लोड हम डेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैथ समझ रहे हो, मैथ्स क्या होगा, मास कांस्टेंट रहना है, ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहां पर वॉल्यूम हमारा चेंज होना है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई और एरिया बहुत कम डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा, वो आया प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा। बस वही सेंस हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में कौन सा वाला सेंस है कि यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हमारा इस सेंस में चेंज हो रहा है कि डेंसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। जनरली हमारे पास ये सेंस लिया जाता है। ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ हमारा इंक्रीज होना चाहिए तब हमारी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये वाला हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ हमारा डिक्रीज नहीं होना चाहिए जिससे डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, वो वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो डेंसिटी हम क्या मान के चलेंगे, हमेशा कम, अपने सोम के हिसाब से आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस डेंसिटी हम हमेशा कम मान के चलेंगे। जबकि मैं यहाँ प्रूफ कर सकता हूं कि डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट को ज्यादा कर दूं। मटेरियल में अगर इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इससे, तो यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, डिक्रीमेंट अगर ज्यादा हो रहा है डेंसिटी इंक्रीज भी हो सकती है। समझ रहे हो इस चीज को। ठीक, तो डेंसिटी इंक्रीमेंट का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो फिगर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये जो फिगर है ये कुछ ऐसा बनेगा। डेंसिटी क्या हो गई है इसकी, कम। उतने ही मॉलिक्यूल्स थे, अभी भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो क्या है, ज्यादा लेंथ में फैल गए हैं, ज्यादा लेंथ में फैल गए हैं। मैंने क्या बोला अभी, लेंथ का इंक्रीमेंट क्या होगा, मोर। ठीक है, लेंथ का इंक्रीमेंट क्या होगा, मोर। तो वो ज्यादा लेंथ में फैल गए हैं, एरिया बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, लेंथ ज्यादा फैल गए हैं वो। इसका मतलब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू एरिया का ये प्रोडक्ट हो जाएगा मोर। इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस। इस वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस। तो ये फिगर आपको मुझे और लेंथी दिखाना था, और ज्यादा लेंथी नहीं दिखाया मैंने ये, तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जिससे कि वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट। जबकि दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हमारे यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, इन द सेंस टोटल वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाए तो डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। ऐसे मटेरियल की स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वहां तक, यहां तक बात क्लियर हो गई, बताइए जल्दी से, यहां तक बात क्लियर हो गई। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक, सभी को क्लियर है ये छोटे छोटे पॉइंट्स। मैंने ये चीज क्यों रखी, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमेशा आप कंफ्यूजन तरीके से देखते हो, कंफ्यूजिंग तरीके से देखते हो। ठीक है, कि हाँ सर ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज वैसे हो सकती है, नहीं, सिंपल मैथ से चलो, सारी कंडीशंस अपने माइंड में रखो और उन कंडीशन में कौन सी चीज हमारे सिलेबस में है वो चीज सोचो। ठीक है, यहां तक क्लियर है एकदम, यहां तक एकदम क्लियर हो गया सभी को, यस और नो, यस और नो जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एक ये वाला हो गया और एक हमारा ये पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पर और दिखा देता हूँ, ये हो गया। ठीक है, चलो चलो, अब अगर समझ में आ गया तो जरा मुझे जल्दी से बताओ। अब अगर मैं P फोर्स यहां लगा रहा हूं और मैं कहता हूं कि ये बॉडी ऐसे जा रही है,
ये बॉडी ऐसे जा रही है। तो अब मुझे बताइए जल्दी से, इसकी डेंसिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? इसकी डेंसिटी सेम होगी या चेंज होगी? जल्दी से बताओ, सेम होगी या चेंज होगी? इस पर्टिकुलर बॉडी की डेंसिटी एक साइड मैंने फिक्स कर लिया, तो यहां पर इसकी डेंसिटी बताइए, चेंज होगी या सेम होगी? अगर समझ में आ गया है तो डेंसिटी सेम होगी या चेंज होगी? डेंसिटी सेम होगी या चेंज होगी? लास्ट बार रिकॉल कर रहा हूं, डेंसिटी सेम होगी या चेंज होगी? बताओ जल्दी से। फंस गए, जल्दी से बताओ, डेंसिटी सेम होगी या चेंज होगी? डेंसिटी सेम होगी या चेंज होगी? हाँ सही 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 बात दिव्यांशु। दिव्यांशु जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही आंसर मुझे चाहिए था। दोनों हो सकती हैं, बिल्कुल मनीष शरावत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मीनाक्षी। ये जो आप तुरंत बोल रहे थे चेंज होगी, इसका मतलब आपके माइंड में अब क्या बैठ चुका है कि हमेशा डेंसिटी को चेंज करना है। अरे भाई मैंने आपसे कहा कि जो आप स्टार्टिंग में थे आपने ही इसका मुझे आंसर दिया था कि सर ये वाली फिगर ऐसे बनती है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था इस टाइम पर कि डेंसिटी कांस्टेंट है ना, और ये चीज हमारी एरिया में अगर लेंथ में इंक्रीज हो रही है तो एरिया में डिक्रीज होगी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ऐसा आपके माइंड में चल रहा था क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट थी। अब मेरे इतनी देर के बाद, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स 10 और 15 मिनट्स आपका माइंड इतना ज्यादा चेंज हो गया कि आप यही बोल रहे हो कि डेंसिटी चेंज ही होगी। आप सॉलिड को चेंज कर रहे हो यार, आप सॉलिड की शेप को चेंज कर रहे हो, आप हमेशा आप ये सोचोगे डेंसिटी चेंज होगी, नहीं, वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, डिपेंड करेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है अभी या नहीं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब एरिया में डिक्रीमेंट और लेंथ में इंक्रीमेंट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब अभी इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जब आप डेंसिटी कांस्टेंट मान के एरिया को चेंज किया करते थे तो ये कॉन्सेप्ट होता है ये वाला कि डेंसिटी कांस्टेंट हो सकती है। इसकी डेंसिटी जब आप कांस्टेंट मानते थे ना, तो हमेशा आप अपने माइंड में लेके चलना, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा और आपने आंसर दिया था कि सर ये वाला होगा, ठीक है, जो फर्स्ट आंसर दिया था आपने कि सर ऐसा वाला फिगर होगा, उसके माइंड में आंसर वो आपका सही हो सकता है, बट उसके माइंड में ऑटोमेटिकली आपके माइंड में होना चाहिए कि इसमें जो एरिया का चेंज था, लेंथ का जो इंक्रीमेंट था, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट था, तब आपने उसकी डेंसिटी को कांस्टेंट माना था। ठीक है, और अगर मैं यहां पर कहूं तो इसमें डेंसिटी चेंज भी हो सकती है, डेंसिटी चेंज भी हो सकती है। तो डेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो हो सकता है इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से चेंज हो रहे हो कि इसका एरिया ज्यादा डिक्रीज हो रहा हो और लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रहा हो, एरिया कम डिक्रीज हो रहा हो, लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही हो, तो वॉल्यूम इसका होगा चेंज, और अगर इसका वॉल्यूम चेंज होगा तो इसकी डेंसिटी चेंज होगी। ठीक है, आपके माइंड में हमेशा ये चलता था क्या, मुझे कंफर्म पता है आपके माइंड में क्या चलता था, वॉल्यूम कांस्टेंट चलता था या नहीं? आपके माइंड में हमेशा ये चलता था वॉल्यूम कांस्टेंट, आप उसके एरिया एंड लेंथ को इसी हिसाब से चेंज किया करते थे। याद करो, मैं भले से ना बोलूं, चाहे आप अपने मन से पूछो, आप हमेशा इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट माना करते थे, यस और नो? ठीक है, आप इसके नहीं, वेरी गुड, आप इसके वॉल्यूम, चलो डेंसिटी को कांस्टेंट मानते होंगे ऋषभ जी, डेंसिटी को कांस्टेंट मानते होंगे आप, ठीक है, तो वॉल्यूम जनरली स्टूडेंट कांस्टेंट ही मानते हैं, इसी वजह से वो इसका आंसर यही दे देते हैं सीधा, नहीं वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है, ये तो मैंने सबसे शुरू में अलग ही दिखा दिया था, वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आगे आगे चलें फिर इस चीज को अब लेके। ठीक है, यहां तक अब मास एंड इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, क्या क्या कि ये चीजें ऐसे होती क्यों है, एरिया चेंज क्यों होता है, एरिया चेंज क्यों होता है, एरिया चेंज क्यों होता है, कोई आंसर दे पाएगा, एरिया चेंज क्यों होता है? आप कहोगे यार स्ट्रेस पढ़ाना था, सारी चीजें करवानी थी, ये कहाँ कहाँ भटका रहे हैं हमें, स्ट्रेस चेंज क्यों वो एरिया चेंज क्यों होता है, पहले ये बताओ, एरिया चेंज क्यों होता है? बहुत सही पार्थवेदी, बहुत बढ़िया, क्या, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से एरिया चेंज हो रहा होता है। ठीक है, इस वजह से नहीं कि वहां पर कोई फोर्स लग रहा है, एरिया के ऊपर क्या कोई फोर्स लग रहा है, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एरिया के इस पी फोर्स को मैंने यहाँ पर लगा रखा है, तो क्या आप ऐसे सोचते हो कि एरिया को चेंज करना है, इसका मतलब मुझे इस पर यहाँ पर सॉरी इस पर मुझे यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा? सोचिएगा, एरिया चेंज करने के लिए आप क्या ऐसे फोर्स लगाते हो, यस और नो? एरिया चेंज करने के लिए क्या आप ऐसे फोर्स लगाते हो? अभी आपने एरिया चेंज करा दिया ना अपने माइंड में,
इसका एरिया चेंज करा दिया था, क्या इस पे आपने ऐसे फोर्स लगाया था, दबाया था इसे एरिया चेंज करने के लिए? नहीं। एरिया चेंज करने के लिए क्या इस पर आप कंप्रेशन फोर्स लगा रहे थे? नहीं ना, आपने सिर्फ एक फोर्स लगाया था और उसी की वजह से एरिया भी चेंज हुआ तो लेंथ भी चेंज हुई। तो एरिया चेंज होने का कारण उस पर कंप्रेशन फोर्स नहीं है। पहली चीज उस पर क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, यहां अगर मैं एक वर्ड और थोड़ा सा सही करूं आपको पार्ट दे दी, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज द राइट टर्म्स। ठीक है, बॉन्डिंग हम जनरली स्ट्रेंथ बेसिस पर लेते हैं। ठीक है, दैट इज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। सेंस आपका सही था, वही मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इज द राइट टर्म। ठीक है, अब एरिया का जो मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है, ये इसी से हमारा डील करता है क्या चीज, इसी से हमारा डील करता है पॉइजन्स रेशियो। इसी से डील करता है मेरा पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, चलो यहां तक की तो मैंने एक छोटा सा हिंट आपको दे दिया। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं आपकी स्ट्रेस की थिंकिंग पर, कि आप स्ट्रेस को समझते क्या हो। क्योंकि देखो, जो मैं चैप्टर लेके चल रहा हूं स्ट्रेस, ठीक है, उसमें पूरी सोम में स्ट्रेस टर्म आपके माइंड में होना चाहिए कि एक्चुअल स्ट्रेस होती क्या है। तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगाएंगे भी, क्योंकि यही चीज आपकी सोम की एकदम बेस है। चलो भाई स्टार्ट करो। यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन समझते रहिएगा फिर आंसर देना। अगर मैं यहां पर एक पी फोर्स लगा रहा हूं और यहां पर एक पी फोर्स लगा रहा हूं, दोनों है टेंशन में, दोनों है टेंशन में। आपको मैं छोटी सी कंडीशन दे देता हूं, क्या? एक है मेरी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक है मेरी वाई डायरेक्शन, एक है मेरी जेड डायरेक्शन, है ना। तो एक्स वाली हो गई ये वाली डायरेक्शन, वाई हो गई ये वाली, और जेड हो गई ये वाली, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, तो आपसे मैं पूछता हूं, सिग्मा आपको याद ही है, फोर्स अपॉन एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो सिग्मा एक्स बोल रहा हूं अभी, है ना, भले से मैं गलत हूं बट मैं मान रहा हूं अभी, मैं इसे सिग्मा एक्स बोल रहा हूं। मतलब एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में कितनी है ना, उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है मुझे, बस उससे मतलब है कि स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में है या नहीं है। स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, वाई समझ रहे हो, ये वाले डायरेक्शन, स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में है या नहीं है, स्ट्रेस जेड डायरेक्शन में है या नहीं है। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले इसके लिए। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, सिग्मा एक्स इसमें होगी या नहीं होगी, सिग्मा वाई इसमें होगी या नहीं होगी, सिग्मा जेड इसमें होगी या नहीं होगी। एक्स ये वाली डायरेक्शन है, वाई ये वाली डायरेक्शन है, एंड जेड ये वाली डायरेक्शन है। आंसर दीजिए। टेंशन लग रही है, फोर्स लगा रहे हो, चीजें क्या हो रही हैं, एरिया में आपके माइंड में क्या चल रहा है, एरिया में ये डिक्रीज हो रहा है। तो फिगर कैसा जा रहा है, फिगर कुछ ऐसा जा रहा है। ये चीज कैसे जा रही है, चेंज होती हुई ऐसे, है ना, ऐसा ही मान के चलो, ऐसा ही अभी मान के चलो कि ये चीज ऐसे जा रही है ना। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है, बट अभी मैं कॉन्सेप्ट ये वाला लेके चल रहा हूं। हाँ, अब सभी अपने अपने आंसर दो प्लीज, जल्दी से, जल्दी से सभी आंसर दो, क्या क्या सोचते हो, क्योंकि मैं इस टाइम पर आपसे आंसर इसलिए जरूरी लूंगा क्योंकि आपका मुझे अप्रोच समझ में आएगा कि आज तक आप स्ट्रेस को समझते क्या थे। ठीक है, एक्स एंड वाई ऑल डायरेक्शन और ड्यूरेशन टू एक्स वाई एंड जेड इन नेगेटिव डायरेक्शन ड्यूरिंग क्या है, टू एक्स वाई एंड जेड नेगेटिव डायरेक्शन, अच्छा और डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, तो एक तो हो गया ये। अब स्ट्रेस की जो आपकी थिंकिंग है ना, वो इन तीन फिगर से ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस इनके आप आंसर्स देते रहो मुझे, क्या क्या सोच रहे हो। आपने सबने बोला जनरली आपने सबने बोला तीनों में है। ठीक है, कुछ ने बोला कि इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, मे बी मनीषा जी, है ना। ठीक है, बाकी सबने जनरली बोला है एक्स वाई जेड में सब में है, या फिर कुछ बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में, ज्यादातर एक्स वाई भी बोल रहे हैं। ठीक है, जेड को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, चलो ठीक, चलो अब ओके, तो कौन थे, हाँ ठीक, मीनाक्षी जी, ओके। चलो फिर अब यहां पर बताओ, दूसरी कंडीशन है, ये तो हो गई एक कंडीशन, आपके आंसर आपके पास है। दूसरी कंडीशन बताओ, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं ऐसे, अब बताइए स्ट्रेस एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कितने, कौन सी डायरेक्शन में होगी। सिग्मा एक्स होगा इसमें, सिग्मा वाई होगा इसमें, सिग्मा जेड होगा या नहीं होगा। अब इसका आंसर दो, इस वाले का कंप्रेशन में। धीरे धीरे समझोगे, खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऑल डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन ऑल डायरेक्शन, एक्स में कंप्रेशन वाई में टेंशन, ओके, एक्स में कंप्रेशन वाई में टेंशन, ओके। ठीक है, और कुछ
जल्दी से अमित यादव ऑल डायरेक्शन, दिव्यांशु ऑल डायरेक्शन, जेड में भी टेंशन, ओके ठीक है, हाँ सॉरी जेड है ये वाई और ये जेड है, जेड में टेंशन, एक्स एंड वाई हो गए शुभम वर्मा, ठीक है। मनीषा रावत ऑल डायरेक्शन, ओके बहुत सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब जरा थर्ड और बताओ, अब थर्ड और बताओ, और उम्मीद है आपको जब मैं थर्ड बोलूंगा ना तब आप कहोगे अरे यार ये ऐसे हुआ करता था क्या, यही गलती करते हो आप। देखो अब इसके बारे में मुझे आंसर दो, ये पहले अरेंजमेंट समझो, ये पहले अरेंजमेंट समझो, उसके बाद मैं खुद से समझाऊंगा आपको अच्छे से। फिलहाल अभी आप अपनी माइंड से ही सोचो कि आप कहाँ गलत सोचते थे। ये जो चीज है ये अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट ये कुछ इस तरह का है। ये है मेरे पास सॉलिड बार जो ये थी है ना, ये पिंक कलर में जो दिखा रखी है सॉलिड बार होगी। इसके ऊपर इमेजिनरी इमेजिनरी एक रिजिड ब्लॉक मान के चलो, रिजिड ब्लॉक है ना, ये जो आपको पिंक कलर उसमें येलो कलर में दिखा रखा है, दिस इज द रिजिड ब्लॉक। कैसा, रिजिड होलो सिलेंडर, रिजिड होलो सिलेंडर मान सकते हो। रिजिड होलो सिलेंडर मतलब वो टूटेगा नहीं कभी भी है ना, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा नहीं, वो रिजिड बॉडी का है, ठीक है। तो रिजिड होलो सिलेंडर, क्या करो ये बार जो है रिजिड होलो सिलेंडर के बिल्कुल अंदर ऐसे फंसा दो, ठीक है, फंसा दी, क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब इनके जो आउटर, इसकी जो आउटर रेडियस है, मतलब जो इसकी रेडियस है, ठीक है, जो इसकी आउटर पेरिफेरी है वो इस सिलेंडर की इनर पेरिफेरी है, ठीक है, और ये इस पर ऐसे बंधा हुआ है, कसा हुआ है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है कुछ ऐसा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके बारे में इतना मत सोचना, क्योंकि ये एक ऐसी थिंकिंग है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें, ये इसके बारे में मत सोचना। अब क्या करो, अब क्या करो, बस इसको ऐसे रखना कि ट्रांसमिट पावर फोर्स कर सकता है। अब इस पर क्या करो, आप फोर्स लगाओ ऐसे, अब इस पर फोर्स लगाओ आप कंप्रेसिव, दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगा लिया, ठीक है। दोनों तरफ से जैसे ही आप कंप्रेसिव फोर्स लगाते हो, अब मुझे बताइएगा, ऊपर से रिजिड रिजिड सिलेंडर है ये, ऊपर से रिजिड सिलेंडर है, अंदर से ये वाली चीज है। आप यहाँ की बल्जिंग जो होगी उस चीज को भूल जाओ, है ना, ये जो बल्जिंग होती उसको भूल जाओ, एरिया बढ़ेगा ना यहाँ का, इसको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले पार्ट के ध्यान दो, यहां से यहां तक जो ये अंदर वाला पार्ट है इस पर ध्यान दो। ये बताइए मुझे यहाँ पर, इस पर एक्स और वाई और जेड, इस पर बताइए सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा वाई होगा, सिग्मा जेड होगा। मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं। इस चीज को इमेजिन करो और अब सोचो, ठीक है, इस चीज को इमेजिन करो अब सोचो, ठीक है। हाँ भाई चलो, कम से कम दो के तो स्माइली फेस आ गए, ठीक है। समझ रहे हो ना कि क्या आप गलती करते थे स्ट्रेस को समझने में, कैसे आप स्ट्रेस को समझते थे, और अब क्या एक्चुअल में स्ट्रेस होती है। माइंड में कुछ तो खेला आ गया है आप, ठीक है। अभी क्या है, ऑल डायरेक्शन है ना, ऑल डायरेक्शन, आपने सबने बोला ऑल डायरेक्शन, आप बोल रहे हैं पार्थ द्विवेदी सिर्फ और सिर्फ वाई एंड जेड, ठीक है। ओनली इन एक्स, सूर्य प्रकाश बोल रहे हैं ओनली इन एक्स, अभी भी ओके, जैसे स्ट्रेस ऑल में होगी इस टाइम, ओके ठीक है। दिव्यांशु जी को भी क्लियर हो गया, ठीक है। मनीषा रावत ऑल, ठीक है। चलो कम से कम मुझे ये अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जो कम से कम स्माइली फेस दे रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो अपने माइंड में दिखा कि हाँ यार कुछ ऐसे होता है स्ट्रेस, ठीक है। अमित यादव ऑल, ठीक। अब एक बात बताइए मुझे, जिन्होंने यहाँ पर, बहुत बढ़िया अंबिका रावत ऑल, ये मुझे अब एक आंसर दीजिएगा, जिन्होंने आपने ये वाले आंसर दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने ये वाले आंसर दिए हैं वो ये बताइए ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या डिफर नहीं है, ये दोनों अरेंजमेंट क्या डिफर नहीं है। तो आपने अगर पिछली बार भी सेम आंसर दिए थे, मान लेते हैं कि आपने पिछली बार भी सेम आंसर दिए थे, तो क्यों आपके मन में ये चीज क्वेश्चन नहीं उठ रहा कि हाँ ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है, तो कुछ अलग होना चाहिए या नहीं, यस और नो, ठीक है। बताइए सूर्य प्रकाश, आप भी बताइए, आपने भी शायद एक आंसर इसमें से दिया था, खुद सोचिए। और अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो आपका आंसर आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है, आपने क्या सोचा हुआ है उस पर, ठीक है। कुछ तो माइंड में चला होगा कि हाँ यार ये चीजें कुछ ना कुछ तो चेंज थी। अब चलते हैं इनके राइट आंसर्स पर, ठीक है, अब चलते हैं इनके राइट आंसर्स पर। क्या है इनके राइट आंसर, सभी के सीधे आंसर आएंगे, समझ के चलना मेरी बातों को। मैंने इसीलिए पहले बेस बना दिया आपका उन 2-3 स्लाइड में अच्छे से, अब इस पर ध्यान दो। मैंने अभी इसका हिंट भी दिया था आपको, अगर याद होगा तो, एरिया चेंज क्यों होता है, मैंने अभी हिंट दिया था आपको, आप गलती कर गए बस यहीं पर। क्या, जब मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं, है ना, मेरे पास रबर नहीं है, नहीं तो मैं उससे दिखा देता कि एरिया कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको खींच रहे हो दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से खींच रहे हो, आपने ये थिंकिंग ले रखी है कि इसका एरिया डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? एक्चुअली इसका पॉइजन्स रेशियो 0 या 0.5 नहीं है, इस 0 नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर मान लीजिए इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो वो एरिया किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है? इस टेंशन फोर्स की वजह से या इस कंप्रेशन फोर्स की वजह से। आप क्या सोच रहे हो, यहाँ पर कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रही है? यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, कोई कंप्रेसिव फोर्स लग रही है? कंप्रेसिव फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में? जरा जल्दी से बताओ, यस और नो। एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स लग रही है? नो नो, वेरी गुड। अब जरा मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, एक चीज और इसमें ऐड कर दूं। ये चीज मैंने आपको जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाया था, तो मैंने बोला भी था आपसे, एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगी तब क्या आएगा? जब एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन और अपने माइंड में लेके चलो अब से। एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या है इस फिगर में? इस फिगर में एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है ये एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, तो डिफॉर्मेशन किस में आएगा? एक्स डायरेक्शन में। डिफॉर्मेशन किस में आएगा? एक्स डायरेक्शन में। भाई मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में ही तो दूर जाएंगे ना, है ना। वाई डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं या ना जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये पी डिसाइड नहीं करेगा, गलती मत करना। वाई डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, ये पी एक्स डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है। ये कौन डिसाइड करता है? मेरी वर्डिंग पर ध्यान दो। ये कौन डिसाइड करता है कि वाई डायरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे, मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, या दूर जाएंगे, या ऐसे ही रहेंगे? ये पी एक्स नहीं डिसाइड करता है। ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ये डिसाइड करता है इनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो कि ये डिसाइड करता है कि अगर उसके मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो वाई डायरेक्शन में किस तरह से जाएंगे, वो वाई डायरेक्शन में किस तरह से जाएंगे। जैसे कि होता है ना आपके माइंड में कि ये चीजें कुछ इस तरह से हमने बना रखी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इसको खींचो दोनों तरफ से, तो ये चीजें क्या होंगी? ऐसे जाएंगी। ये चीजें क्या होंगी? इस तरह से जाएंगी, है कि नहीं? आपके माइंड में ये चीज चलती रहती होंगी। अगर आपसे मैं ये कहूं तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा ना, है ना। ये मैकेनिकल का एग्जाम्पल होता है, बट फिर भी ऐसा ऐसा नहीं है कि आप इसे सोच नहीं सकते हो, ठीक है। ये चीज ऐसे बनेगी कुछ, अगर आप इसको खींचोगे तो ये कुछ ऐसे बन के आएगा, ठीक है। बस यही सेंस हमारा ये है, ठीक है, कि अगर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसे बन के आए, ठीक है। ये चीज क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। तब जब आपने ये मान के चले कि आप इसकी डेंसिटी सेम है, आप इसकी डेंसिटी सेम मान के चले इस चीज में। मैं कह रहा हूं डेंसिटी अलग हो सकती है। मॉलिक्यूल यहां पर हो सकता है कि ये जो है ये रबर के बने हो सकता है रबर के बने हो, तो हो सकता है कि यहां पर ये पॉइंट ऐसा ही रह जाए, ठीक है, और ये वाली चीज कैसी हो जाए? ये लेंदी हो जाए, समझ रहे हो? ये लेंदी हो जाए ऐसे, ये लेंदी हो जाए, ये लेंदी हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीज लेंदी हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? कि इनमें खिंचाव आ गया, इनके छोटे से पार्ट में खिंचाव आ गया, अगर ये रबर के बने, ठीक है। तो थोड़ा इमेजिन इस तरह से करो कि ये क्या है? ये बेसिकली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मेरे वाई डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मेरे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं हो रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। समझो इस चीज को, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और जब वो एक्स डायरेक्शन में जितना चेंज होगा उसके हिसाब से वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, उसके हिसाब से वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। और वाई डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से होगा, कि जितना ज्यादा इसमें एक्स में चेंज हुआ तो वाई वाला अपने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से उसके हिसाब से उतना ही चेंज करेगा वाई डायरेक्शन में, जैसी भी उसकी प्रॉपर्टी हो। आप इसके लिए फिक्स नहीं कर सकते कुछ भी, आप इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते कि ऑलवेज ही डिक्रीज होगा। यही तो मैंने प्रूफ समझाया था आपको। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम एंड डेंसिटी आपकी चेंज किसके बेसिस पर होगी? कि वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, डेंसिटी भी चेंज हो सकती है ना। वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। डेंसिटी बेसिकली क्या है? मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। डेंसिटी क्या होती है? बॉन्डिंग नहीं, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज द डेंसिटी। कितने क्लोज हैं वो, अगर दूर दूर है तो डेंसिटी कम हो सकता है, ये दूर दूर हो जाए। किस पर डिपेंड करेगा? पी एक्स ने कितना एक्स में चेंज किया, जिसकी बेसिस पर वाई में कितना चेंज आया, वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे आपके माइंड में चल
बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अब मुझे एक बात बताइए, जब हम एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से चले तो एक्सटर्नल फोर्स ने किसमें डिफॉर्मेशन किया? एक्स डायरेक्शन में। इस डिफॉर्मेशन की वजह से एक्स डायरेक्शन में, वर्डिंग अब समझो, इस डिफॉर्मेशन की वजह से एक्स डायरेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा या नहीं? इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा या नहीं एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों चीजें एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं, ये फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो ये वाले थे, इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो ऐसा हो रहा है कि टूट ना जाए, ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो बॉन्डिंग टूट सकती है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया। मटेरियल क्या चाह रहा है? अरे भाई दूर ना भाग तो मेरे से, मेरे पास ही रहे। क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्डिंग हमारी टूटती जा रही है, तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। दैट इज जो एक्स डायरेक्शन वाले, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में आया है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस किस डायरेक्शन में है? अभी एक्स डायरेक्शन में। बात क्लियर है? अब मुझे जरा सिंपल सा जिन्होंने आंसर दिया था कि एक्स, जनरली सभी ने ये वाला आंसर दिया था मुझे इसके लिए कि ऑल डायरेक्शंस में स्ट्रेस होगी। अब इस आंसर को जरा यहां से देखिएगा, जो मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या वाई डायरेक्शन में है? क्या वाई डायरेक्शन में है? नहीं है। क्या वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में भले से ही है। समझो जरा इसको, डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में है, ये वाला आंसर और दो मुझे, डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में है या नहीं है? यस और नो? डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में है? यस। पहले वाले केस के लिए है ना, इस वाले केस के लिए डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में है, यस। बट इसका कोज क्या है? डिफॉर्मेशन का कोज क्या है? इस एक्स वाले डिफॉर्मेशन का कोज क्या था? एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्स वाले डिफॉर्मेशन का कोज क्या था? एक्सटर्नल फोर्स। बस इस फिगर में ही वाई वाले डिफॉर्मेशन का कोज क्या है, इसका कोज लिख रहा हूं। ठीक है, ये जिसकी वजह से आया वो लिख रहा हूं यहां पर, इसकी वजह से आने वाली चीज नहीं लिख रहा है ना, जिसकी वजह से आया। किसकी वजह से आया बताइएगा? ये जो डिफॉर्मेशन वाई डायरेक्शन में है किसकी वजह से आया? ये एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आया या एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन आ रहा है, या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट? दैट द सिंपल आंसर इज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मीनाक्षी ऋषभ, बहुत बढ़िया। दैट इज द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। इसका कोज क्या है? इसका कोज है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। और ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं? ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं ड्यू टू एक्स डायरेक्शन चेंजेस, ड्यू टू एक्स डायरेक्शन चेंजेस दी अरेंजमेंट। और ये जो अरेंजमेंट है एक्स डायरेक्शन में वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये जो एक्स डायरेक्शन में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज द ड्यू टू पी एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन। पी एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन, ना कि वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की एक्सटर्नल फोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सब के सब किसकी वजह से हो रहे हैं? एक्स डायरेक्शन की एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। वाई की वजह से तो हो ही नहीं रहा। और अगर वाई की डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है एक्सटर्नल, तो क्या डिफॉर्मेशन वाई की डायरेक्शन में हो रहा है इसकी वजह से? नहीं। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा? नहीं। जब डिफॉर्मेशन ही इसकी वजह से नहीं हो रहा है, वजह समझो पहले इसकी। वजह है ये, अगर इसकी वजह से डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा वाई डायरेक्शन में? नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेस आएगी वाई डायरेक्शन में? नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस तब आता है जब मॉलिक्यूल्स चाहे ना कि हम ऐसे जाना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ये ना चाहे कि हम ऐसे जाना चाह रहे हैं, वो होता है, वहां पर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, कि वो चाह रहे थे कि यार हम अपनी जगह रहें। ठीक है, हम अपनी जगह रहें। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में, वो चाह रहे थे कि हम अपनी जगह रहें, पता लगा फोर्स लगा दी और फोर्स ने उन चीजों को दूर दूर कर दिया, तो वो चाहेंगे अपने आप पास आना। ठीक है, जबकि ये जो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में वो खेल हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स अपना अरेंजमेंट खुद से कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स अपने आप को नई पोजीशन पर लेके आ रहे हैं और वो खुश है वहां पर, वो खुश है यहाँ पर कि यार मैं तो ठीक हूं, मुझे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज करने हैं अपने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर उन पर कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? उनके अरेंजमेंट। जैसे कि इनके स्टार्टिंग में ये अरेंजमेंट थे, जैसे ही ग्रीन कलर में दिखा रखा है, वो भी तो अरेंजमेंट ही है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से स्ट्रेस नहीं है। अब बताइए मुझे कोई भी डाउट है अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? हाँ मीनाक्षी जी, सर डिफॉर्मेशन के बाद स्ट्रेन आएगी? हाँ ये स्ट्रेन है, बट ये स्ट्रेन कौन सी है? इसलिए मैंने आपसे कहा स्ट्रेन सिर्फ और सिर्फ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही नहीं होती,
स्ट्रेन की भी अपनी अपनी डेफिनेशन है। ये स्ट्रेन कौन सी है, डिफॉर्मेशन तो आया ना, डिफॉर्मेशन आया तो स्ट्रेन भी है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, कौन सी डायमेंशन है, डायमीटर, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, इसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। इसके लिए वर्ड यूज होता है लेटरल, ना कि शियर, ना कि ट्रांसवर्स, इसके लिए यूज होता है लेटरल। समझाऊंगा आगे। ये लेटरल किसकी वजह से है, ये एक्स फोर्स की वजह से है, ना कि वाई, ना कि ट्रांसवर्स की वजह से। ये किसकी वजह से है, ये नॉर्मल फोर्स की वजह से है, इसीलिए इसे नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसको हम लेटरल बोलते हैं, इसलिए इसे नॉर्मल स्ट्रेन के अंदर रखा जाता है, उसे लेटरल बोलते हैं। ठीक है, उसे शियर नहीं बोलते, क्योंकि ये शियर फोर्स की वजह से नहीं है। ठीक है, वाई डायरेक्शन के फोर्स की वजह से नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई। ठीक है, बाकी अभी जब मैं स्ट्रेन समझाऊंगा ना मीनाक्षी, तब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि वो एक्चुअली ये वाला आंसर कैसे हम उस टाइम पर डील करेंगे अच्छे से। ऋषभ, तो सर अगर डिफॉर्मेशन हो तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस आए। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर आपकी ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर डिफॉर्मेशन है तो वो किस वजह से है, वो सेंस भी हमें देखना होता है। वो किस वजह से है, वो सिंपल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से है। ठीक है, अरेंज होने दो उन्हें, वो नई चीज पर भी स्टेबल है, वो स्ट्रेस लगा ही नहीं रहे, वो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा ही नहीं रहे, वो अपनी नई दुनिया में खुश हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने आप को रीअरेंज करना ही नहीं चाह रहे। जो उन्होंने रीअरेंज किया एक्स फोर्स की वजह से, उसमें वो खुश है। ठीक है, वो अपने आप को फिर से अपनी पुरानी अवस्था पर नहीं लेके जाना चाह रहे। ये जो वापस अगर फोर्स हटाओगे तो पुरानी अवस्था पर किस वजह से जा रहा है, ये उस वजह से जा रहा है जो कि इसने स्ट्रेन एनर्जी एक्वायर कर ली है। इसीलिए उन्हें समझा रखा है आपको स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी एक्वायर कर ली है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये आपस में अब एक दूसरे के पास जाने का वर्क कर रहे हैं, और जब ये आपस में एक दूसरे के पास जाने का वर्क करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो वाई वाले मॉलिक्यूल सब क्या करेंगे, अपने आप को फिर से अरेंज करके वापस अपनी पोजिशन पर आएंगे। तो वो जो अरेंजमेंट हो रहा है वो उसकी वजह से न्यू अरेंजमेंट है उनका। ठीक है, वो वापस आना नहीं चाह रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ये आना चाह रहे थे, एक्स वाले मॉलिक्यूल्स आना चाह रहे थे, वाई वाले मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी नई पोजीशन भी, नई दुनिया भी उनकी अच्छी थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। बात क्लियर हो गई है ऋषभ जी, बताइए। गुड मीनाक्षी जी, ठीक है, बात क्लियर है उम्मीद है। ठीक, ओके गुड। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अच्छे से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको समझा रखी है वो सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख लेना इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो मैंने बताया कि एक्स डायरेक्शन में अगर चीजें हैं तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी, वाई डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। इसी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, ये किस वजह से मटेरियल पर, आप सोचिएगा जरा, सॉरी, ये सोचिएगा जरा कि इसमें जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल में ये जो अरेंजमेंट है ये अपने हिसाब से होगा या नहीं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो चेंज हो रहे हैं, ये हर एक मटेरियल में सेम तरीके से चेंज होंगे या हर एक मटेरियल में अलग तरीके से चेंज होंगे, बताइए। ये सेम तरीके से चेंज होंगे या अलग तरीके से चेंज होंगे। ये जो अरेंजमेंट है इनका वो सेम तरीके से चेंज होगा या अलग तरीके से। ठीक है, मटेरियल अगर अलग अलग हैं तो, एक आयरन है, एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब बताइए जब मैं तीनों को खींच रहा हूं इस तरह से, तो उनमें जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग चेंज होगा या सेम ही चेंज होगा। आपके माइंड में सेम चल रहा है, वेरी गुड, सभी मेजोरिटी अलग अलग बोल रहे हैं। ऋषभ जी आप सेम क्यों बोल रहे हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया है अलग। ठीक है, अब आ गया अलग, ठीक, चलो ठीक है, तो अलग अलग होगा क्यों, क्योंकि मटेरियल चेंज है, मटेरियल चेंज है तो मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी अलग है, उसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसका यंग्स मॉडुलस अलग है, इसका यंग्स मॉडुलस अलग है, इसकी सारे अरेंजमेंट अलग है, इसके अलग है, इसके अलग है। तीनों के अगर अरेंजमेंट अलग है तो अभी भी जब फोर्स लगेगा तो उनके भी अरेंजमेंट अलग होंगे ना, वो अपनी नई पोजिशन अपने हिसाब से चूज करेंगे, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से। तो तीनों मॉलिक्यूल्स अगर अपने अपने हिसाब से जो चूज कर रहे हैं, तो ये जो चूज करने की जो टेंडेंसी है, न्यू अरेंजमेंट, न्यू अरेंजमेंट जो ये चूज करने की टेंडेंसी है, ठीक है, ये जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, हाँ सेम मटेरियल में सेम होगा। ठीक है, सेम मटेरियल के हम चाहे कितने भी बड़े साइज ले लें, छोटे साइज ले लें, उसमें हमेशा जो अरेंजमेंट है वो सेम होने वाला है। ठीक है, बात क्लियर है। न्यू अरेंजमेंट की जो चूज करने की टेंडेंसी है वो हमारी पॉइजन्स रेशियो कहलाती है, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गया।
यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, पार्थ द्विवेदी ऑल क्लियर? ऑल क्लियर, ठीक है। ऑल क्लियर कहते हैं तो ऐसा लगता है कि सीधा ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑल क्लियर का मीनिंग ये समझू या सबको समझ में आ गया है? ठीक है, चलो। तो बात क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, गुड। चलो, नेक्स्ट हमारे पास था, हाँ यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है, उम्मीद है जी समझ में भी आ गई है। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेस की डेफिनेशन पर, ठीक है। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या, ठीक, समझ लिया है हमने चीजों को। वो जो हमने समझा है अभी, वो उस चीज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्या, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ टेंशन वाला सेंस समझाया था ना। हाँ, अब मुझे इसका आंसर दो। ये आंसर समझ में आ गया? ऑल डायरेक्शन, सॉरी ऑल डायरेक्शन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई में 0 और जेड में 0। सही है? ये एक्स में होगा, वाई में 0, जेड में 0। क्लियर है? ठीक है, ये चीज सही है? यस, ठीक। उसके बाद इसमें बताओ, अब इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? सब प्लीज एक बार बताओ अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपने ये चीज समझ लिया तो। ये है कंप्रेशन। अब देखते हैं कंप्रेशन में आप क्या समझते हो। बहुत बढ़िया। अब कंप्रेशन में ये मत समझना, जिन्होंने पिछली बार आंसर भी दिया था, ऐसे में मुझे नाम याद नहीं है, जिन्होंने भी आंसर दिया था वो भी आंसर दें प्लीज, कि वाई में क्या टेंशन है? ये क्या, ये वाई में टेंशन की वजह से जा रहा है ऐसे? ये क्या, ये वाई में टेंशन की वजह से ऐसे जा रहा है? नहीं ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, क्योंकि इसकी तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। फोर्स किस पर लग रही है? यहाँ पर। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। वो अब क्या होना चाह रहे हैं? फिर से दूर दूर। तो इसका मतलब वो इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ऐसे थे, वो यहां से यहां तक थे ये एलिमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। वाई में क्या होगी? 0, जेड में क्या होगी? 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक। अब मुझे इसमें बताइएगा, इसमें मैंने पहले ही आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि रिजिड ब्लॉक है। इसका मतलब ये चीज ऊपर से ऐसी है जैसे कि आप अपने हाथ से सोचो। अगर आपके हाथ ही वो रिजिड ब्लॉक है तो जरा हाथ पर अपने फोर्स सोचो। क्या कि अगर ये चीज ऐसे है और मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं दोनों तरफ से, है ना, मार्कर को कंप्रेस कर रहा हूं दोनों तरफ से, तो ये जो आपके पास हाथ या जिसे रिजिड ब्लॉक बोल रहे हो उसका सेंस समझो। ये एरिया में बढ़ेगा, ये कंप्रेस करने पर एरिया में बढ़ेगा। तो कंप्रेस करने पर अगर एरिया में बढ़ रहा है तो आप अपने हाथ से इसको दबाने की कोशिश करोगे, मतलब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो। ये है एक्सटर्नल फोर्स। चाहे तो आप इसे अपनी तरफ से एक्सटर्नली फोर्स लगाते हुए दिखा दो, चाहे आप इसे रिजिड ब्लॉक मान लो। रिजिड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को तोड़ने नहीं दे रहा, वो अपने आप से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो आप जब इस पर एक फोर्स लगा रहे हो, इसको इसी शेप में रहने के लिए, ठीक है, तो इसी शेप में रहने के लिए अगर एक फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, जेड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगेंगी तो स्ट्रेसेस आएंगी, एक्सटर्नल फोर्स लगेंगी तो स्ट्रेसेस आएंगी, 0 नहीं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सॉरी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे अपनी स्ट्रेस की डेफिनेशन की, ठीक है। अब देखिए, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड और इंड्यूस्ड at a point against the deformation caused by the external load acting on the member। मैंने ये चीज आपको समझा दी है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन की वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, है ना। ये चीजें भी मैंने बार बार समझा दी है, और बार बार इस वाली चीज को याद भी रखना। एक्सटर्नल फोर्स से क्या बन के आता है? एक्सटर्नल फोर्स से बन के आता है डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? स्ट्रेन, और स्ट्रेन की वजह से क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ये इसकी वजह से भी हो जाता है सीधा, है ना, क्योंकि स्ट्रेन तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल चीज है ना। ये क्या हो गया मेरा? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से ही मेरी क्या बन के आ गई? स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा याद रखिए। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप ड्यू टू मटेरियल, मॉलिक्यूलर की वजह से ही स्ट्रेस होती है। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं तो स्ट्रेस का मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप ड्यू टू मटेरियल और मटेरियल बॉन्डिंग्स, ठीक है। स्ट्रेस ऑलवेज डिफाइंड एट ए पॉइंट, ये हमेशा एक पॉइंट पर डिफाइन की जाती है। आप जो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट और रॉन्ग? उम्मीद है आप में से कुछ बोल देंगे कि सर ये पी इंटरनल है, क्योंकि मैंने ये चीज समझा दी आपको, ठीक है। पी इंटरनल अपॉन ए। अब कोई बोल देगा ए की वैल्यू, सर ए इंस्टेंट है, इंस्टेंटेनियस, चलो जी ये भी ठीक है, बट अभी भी क्या ये राइट है या रॉन्ग है?
इट्स ए समेशन। वेरी गुड ऋषभ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिग्मा यहाँ पर जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सिग्मा इज द एवरेज, इस फॉर्मूले में सिग्मा इज द एवरेज। ठीक है, ये हमारे लिए सिग्मा एवरेज है। क्लियर? ठीक है, स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड व्हेन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, अभी इसके बारे में समझाऊंगा आगे में। स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड व्हेन, अब ये चीज आपने समझ ली है, जरा समझो इस चीज को, मैंने समझा दिया ये। स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड व्हेन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। कैसे रेस्ट्रिक्ट हो रही है, कहां पर रेस्ट्रिक्ट हो रही है, याद करो, कहां पर आप स्ट्रेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये इस वाले फिगर में, इस वाले में। स्ट्रेन जो हो रही थी वो अगर रेस्ट्रिक्ट हो जाए, स्ट्रेन जो हो रही थी, स्ट्रेन तो आ रही थी ना वाई डायरेक्शन में इस पी की वजह से, और वो जो स्ट्रेन आ रही थी उसे रोक दिया गया, उसे रोक दिया गया। ठीक है, अगर वो रोक दिया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस। ठीक है, उस अगर स्ट्रेन को हम रोक दें तो ये चीज क्या हो रही है, स्ट्रेस प्रोड्यूस। ठीक है, आइदर कंप्लीटली और फुल्ली, इट मींस दैट स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इज द कॉज ऑफ, यानी कि वही सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, है ना। सेम डायरेक्शन वाली सेंस तो मैंने समझाई दी थी आपको कि जब आप किसी पर फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आता है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, फिर स्ट्रेस आती है, तो वो चीज सेम में तो दिख रही थी। बट थर्ड वाले केस में, जो अभी थर्ड वाला केस मैंने समझाया था, उसमें ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्टेड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, व्हेन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन अकर्स फ्रीली then stress developed in the member in that particular direction is zero. It means that no resistance offered by the material to the deformation. इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल है ये वाला, इसका एग्जाम्पल है ये वाला। किस डायरेक्शन में फ्रीली स्ट्रेन हो रहा है, आंसर बताइए मुझे, किस डायरेक्शन में फ्रीली स्ट्रेन हो रहा है, इस फिगर में किस डायरेक्शन में फ्रीली स्ट्रेन हो रहा है, वर्डिंग समझ रहे हो ना, किस डायरेक्शन में फ्रीली स्ट्रेन हो रहा है, वाई जेड, बहुत बढ़िया, वाई जेड में। अगर वाई एंड जेड, जेड में भी है ना, ठीक है शुभम भाई, जेड में, तो वाई जेड में अगर फ्रीली स्ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब क्या उसमें स्ट्रेस होंगी, नहीं। अगर वो फ्री कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही हैं, तो वहां स्ट्रेस जीरो है। अगर वो स्ट्रेन फ्रीली नहीं है, स्ट्रेन होना चाह रही थी, यहाँ पर स्ट्रेन यहाँ पर आना चाह रही थी, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे आना चाह रहे थे, इस वाले पिंक कलर की जो रोड थी, सॉलिड रोड, ठीक है, बट उनको रोक दिया गया रिजिड ब्लॉक से। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेन को पार्शली और कंप्लीटली रोक दिया गया, इस वजह से यहाँ स्ट्रेस आएगी। इसके मॉलिक्यूल्स में क्या आएगी, स्ट्रेस आएगी। किसके मॉलिक्यूल्स में, सॉलिड रोड के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जबकि अगर ये फ्रीली एक्सपेंड हो जाए तो यहाँ पर स्ट्रेस नहीं आएगी इन दी वाई डायरेक्शन और इन दी जेड डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो स्ट्रेस की ये डेफिनेशन भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, व्हेन स्ट्रेन फ्रीली। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, उन चीजों को भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, पहले हम ये डेफिनेशन और अच्छे से समझ लेते हैं। ये तीन डेफिनेशन अब जो बची हैं उनको और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी है, बट ये दोनों पार्ट, उसके बाद हम चलेंगे फिर सीधे स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी पर। ठीक है, चलो इस फिगर से देखना बहुत ही अच्छे से, इसका डेरिवेशन भी करेंगे छोटा सा। ठीक है, फॉर्मूले का यहां पर, जैसे कि यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगाया इस पर मैंने, एक फोर्स लगाया इस पर मैंने, ये पी ऐसे और पी ऐसे, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, एक फोर्स लगाया। ठीक, अब इस पूरी बॉडी को मुझे क्या स्टडी करनी है, मुझे निकालनी है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेस की डेफिनेशन में क्या आया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कैसे देखोगे, कैसे देखोगे, ये तो एक्सटर्नल फोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, इंटरनल कैसे देखोगे, तो इंटरनल देखने के लिए आप क्या करोगे, इंटरनल देखने के लिए आप सिंपली इसको सेक्शन को काटोगे, आप इसके सेक्शन को काटोगे, और ये सेक्शन कैसा है, ये सेक्शन है इमेजिनरी सेक्शन। दिस इज द इमेजिनरी सेक्शन। जो आपने सेक्शन काटा है चाकू से बीच से नहीं काट दिया, अगर चाकू से बीच से काट दोगे तो क्या होगा, ये पी के साथ ये वाला पार्ट इधर भाग जाएगा, ये वाला पार्ट इधर भाग जाएगा। आप क्या कर रहे हो, इसे आप अपनी थिंकिंग से काट रहे हो, और जब थिंकिंग से इसे काटोगे तो ये सेक्शन जो होगा, यहीं से बता रहा हूं सोम की नींव, यहीं से बता रहा हूं कि जो सेक्शन आप अपनी थिंकिंग में सोचते हो वो जीरो थिकनेस का होता है, वो जीरो थिकनेस का होता है, याद रखिएगा।
उस जीरो थिकनेस के सेक्शन से, उस जीरो थिकनेस के, थिकनेस अगर जीरो है तो वो एटम्स को नहीं काट सकता कभी भी, जीरो थिकनेस के सेक्शन से आप क्या कर रहे हो, एडजेसेंट राइट में एटम्स ले रहे हो, एडजेसेंट लेफ्ट में एटम्स ले रहे हो। ठीक है, तो ये जीरो थिकनेस का आपको सेक्शन काटा आपने। जब ये जीरो थिकनेस का सेक्शन काटा तो एक पार्ट ये रह गया, एक पार्ट ये रह गया। आपके माइंड में चल रहा है, आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये वन पार्ट हो गया, टू पार्ट हो गया, वन इस साइड पहुंच गया, टू इस साइड आ गया हमारी एनालिसिस में। ठीक है, एफबीडी आपको उम्मीद है याद होगी। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं, किसी भी एक बॉडी पर, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस पर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, उस बॉडी पर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। अब आपसे अगर मैं कहता हूं एफबीडी है क्या, ये टोटल, इसे सेक्शन को अभी हटा दो अपने माइंड में, एफबीडी ये इस बॉडी का है या नहीं, ये पी और पी फोर्स, यस और नो, ये एफबीडी है। एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ये लग रहा है, ये नहीं मेरी बॉडी, कंबाइंड बॉडी एक्सटर्नल फोर्स है, यस और नो। ठीक है, ये एफबीडी है। ठीक है, यस। अगर ये एफबीडी है तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं वन इज एज ए बॉडी में यूज कर रहा हूं, वन सेक्शन काटा इमेजिनरी, उसमें से वन बॉडी ये हो गई और टू बॉडी ये हो गई, वन एज ए इंडिविजुअल बॉडी अगर मैं देख रहा हूं तो इसका एफबीडी कितने एक्सटर्नल फोर्स हैं इस पर बताइए, ये या कुछ और, ये कंप्लीट है एफबीडी या नहीं? एक्सटर्नल फोर्स तो यही होते हैं ना, ये हो गया या फिर और कुछ, वन के लिए एफबीडी ये या कुछ और? यहां पर ऐसे लगा दूं इस चीज को, इस वाले पी को मैं ऐसे लगा दूं यहां पर, अब ठीक है, ठीक है। वन के लिए ये पी अकेला सही है या दो के साथ सही है? वन के लिए ये वन, हाँ एक्सटर्नल, तो यही मैं कह रहा कि आप ये वन क्या लिख रहे हो। आप, मैंने ये क्वेश्चन पूछा होगा आपसे और मुझे क्वेश्चन ही याद नहीं रहा मैंने क्या पूछ लिया, और आपने आंसर सबने वन लिख दिया, मैंने वन क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, हाँ हाँ जी भैया, एफबीडी आपको फिर से आप एफबीडी में गलती कर रहे हो। एफबीडी क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। डायग्राम किसका बना रहा हूं, वन का। तो वन डायग्राम के लिए जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है वो एक ही है ना, एक ही है, अकेला है। ये ना आंखों का धोखा है आपकी, है ना, आंखों का धोखा है और कॉन्सेप्ट की कमी है। ठीक, ये 9th 10th वाले कॉन्सेप्ट उनकी कमी चल रही है अभी तक। एफबीडी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है यार, उसमें गलती मत किया करो, हमेशा आप गलती करते हो। एफबीडी बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल बॉडी का डायग्राम। रेफरेंस क्या है, ये है मेरी वन बॉडी रेफरेंस। तो इसके लिए, इस वन के लिए जरा आंसर दो, इस वन के लिए टू इज द एक्सटर्नल बॉडी और नोट, इस वन के लिए टू इज द एक्सटर्नल बॉडी और नोट, पहले ये बताइए, टू इज द एक्सटर्नल बॉडी और नोट वन के लिए। सर सेकंड सेक्शन भी लगाएगा फोर्स, इसको कंसीडर करेंगे। वेरी गुड सूर्य प्रकाश, वेरी गुड। ठीक है, ठीक पार्श्वदी की यहाँ पर हमारे लिए वन के लिए टू भी एक एक्सटर्नल बॉडी है, इस वजह से जो ये टू बॉडी इस वन पर फोर्स लगा रही होगी वो भी हमें कंसिडर करना है। जो ये टू बॉडी वन पर फोर्स लगा रही होगी वो भी हमें कंसिडर करना है, क्योंकि वन के लिए टू इज द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल बॉडी। तो एक्सटर्नल बॉडी क्या कोई फोर्स लगा रही है क्या, वही तो हमें देखना है, वही तो मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस है, वही मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि वो बॉन्डिंग की वजह से आ रहा है। अब जरा चलते हैं उधर की तरफ ही। क्या पी फोर्स तो हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया पी फोर्स जो साफ दिख रहा है। अब जरा मॉलिक्यूल्स को सोचना। अब जो सेक्शन आपने काटा था ये जीरो थिकनेस का, वो जीरो थिकनेस का सेक्शन यहां पर दिखा दो जरा। ठीक है, यहां दिखा दो जरा, वो जीरो थिकनेस का सेक्शन मैंने इस पर ऐसे दिखाया। मैंने क्या किया, ये जो ऐसे मैंने बॉडी काटी, मतलब जैसे कि होता है ना कि एक छोटा सा बिस्किट है, बिस्किट को काटो और दोनों की साइड ऐसे दिखाओ, है ना, ये यानी कि मैंने यहाँ बीच में से काटा और इसको इधर से देखा, इसको इधर से देखा, है ना, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ आंखों से, इसको मैं इधर से देख रहा हूँ। तो ये वाला सरफेस आगे की तरफ आएगा, ये वाला सरफेस आगे की तरफ आएगा। ये मैंने बनाने का तरीका लिया है जिससे कि आपको एटम्स दिखा सकूं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, यहां पर क्या हुआ, ये सरफेस जो जीरो थिकनेस का था, जिसे आप 1 या एक्स एक्स सेक्शन बोल दो, इसे एक्स एक्स, तो यहां पर ये एक्स एक्स यहां दिखेगा या नहीं, जीरो थिकनेस का है, कोई मतलब ही नहीं है थिकनेस से। ठीक है, तो जीरो थिकनेस का सेक्शन इस वाले के साथ भी होगा, वन के साथ भी, और जीरो थिकनेस का सेक्शन यही वाला इस वाले के साथ भी तो ऐसे एज्यूम करोगे ना, इस वाले के साथ भी तो ऐसे एज्यूम करोगे ना। ठीक है, तो ये भी मेरा एक्स एक्स सेक्शन ही है।
2 पर भी मेरा एक्स एक्स सेक्शन ही है। अब जैसे कि यहां पर बात हुई थी, इसको मैं यहाँ 2D फिगर में भी लेके चल रहा हूँ। 2D में क्यों लेके चल रहा हूँ अब समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास वो एक्स एक्स सेक्शन हो गया 2D में, यहाँ पर पी फोर्स लग रही है, ये पी फोर्स लग रही है। अब मुझे जरा समझाना है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, क्या कि यहाँ पर ये जो वन पार्ट है, इस वन पार्ट में है ये मॉलिक्यूल्स, ये येलो कलर में, ठीक है, ऐसे ये इधर की तरफ अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे ही इस 2 पार्ट में, ये 1 हो गया, इस 2 पार्ट में जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल सेम होंगे, है ना, ये इसी का भाई है, ठीक है, बिल्कुल सब सेम है, ठीक है, बट मैं इसे अलग कलर से यूज कर रहा हूँ। इससे अरेंजमेंट भी सब सेम है क्योंकि ये पार्ट पूरी एक ही मटेरियल का है, ठीक है, ये अरेंजमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट कलर मैंने अलग यूज किया। क्यों? क्योंकि मुझे 1 वाले 1 में दिखाने हैं, 2 वाले 2 में। तो 1 वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको और 2 वाले मॉलिक्यूल्स को किसने बीच से पार्टीशन कर दिया? एक एक्स एक्स सेक्शन ने, जो कि है 0 थिकनेस का। तो इस एक्स एक्स सेक्शन से एडजेसेंट लेफ्ट ये हो गए, एडजेसेंट राइट ये हो गए, तो इन दोनों में क्या बॉन्डिंग काम नहीं कर रही होगी? पहले इसका आंसर दो मुझे, क्या इन दोनों में बॉन्डिंग काम नहीं कर रही है? यस और नो, यस और नो, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग काम कर रही है, यस और नो? यस, बॉन्डिंग काम कर रही है। बस यही कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है कि जब आप 1 का फ्री बॉडी बनाओगे तो 1 पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपको दिखाने हैं, यही से तो डायरेक्शन आती है। आप इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हमेशा ये बोलोगे। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, माइंड में होना बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, और उसका आंसर ये जो मैं अभी समझा रहा हूं यहां से मिल भी जाएगा। क्या चीज? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले इसी क्वेश्चन को आप समझो, अभी उस चीज को होल्ड पे रखना जो समझा रहा था। अगर मैं आपसे कहता हूं पी फोर्स ऐसे, पी फोर्स ऐसे, एक पॉइंट ए ऐसे ले रहा हूं, तो ये बताइए इसमें स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे या फिर ऐसे? इसमें स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे या फिर ऐसे? क्योंकि आपने डेफिनेशन को कैसे समझा है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टिंग का सेंस हमारे अपोजिट से होता है कि नहीं? तो आप इसका मुझे आंसर बताइए, 1 आंसर होगा या 2 होगा? जल्दी से, 1 आंसर होगा या 2 होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, यही यही उम्मीद थी, ठीक है। और मुझे लग रहा है ऋषभ जी आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। ऋषभ जी आपने शायद ये चैप्टर पढ़ा हुआ है क्या? ठीक है, मेरे से ही कभी, ठीक है, आंसर सीधा दे देते हो, ठीक। चलो, तो हाँ मुझे बिल्कुल लगा, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में यही इसका आंसर होता है, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर ये है। कैसे? उसका एग्जाम्पल यहां समझो, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था। क्या? जब आप कहोगे एक पर्टिकुलर बॉडी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए इसके ऊपर जो इसकी एक्सटर्नल फोर्स होंगी, इसके ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स कहां होंगी? इस 2 बॉडी द्वारा लगाई गई ना, बाय द सेकंड बॉडी, बाय द सेकंड बॉडी जो फर्स्ट पर लगाई जा रही है फोर्स, बाय द सेकंड बॉडी जो फर्स्ट पर फोर्स लगाई जा रही है, वही तो मेरी होगी एक्सटर्नल फोर्सेस इस 1 बॉडी पर। लैंग्वेज समझ रहे हो? तो जरा एटम्स दिखा दो। ये येलो कलर वाले एटम कहां पर आ गए? यहां पर आ गए, ऐसे, है ना। ये 3D में दिखा रहा हूं तो ये दिख गए, 3D में दिखा रहा हूं ये दिख गए, पीछे भी होंगे, इसके पीछे भी ऐसे होंगे, ठीक है, इनमें आपस में बॉन्डिंग होगी, पीछे वाले। मैं सरफेस के एटम्स दिखा रहा हूं, ऐसे काटा था, सरफेस के एटम्स ये दिख गए, ठीक है। अब यहां पर पी फोर्स तो चलो बैक साइड था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स है, वो दिखा दूं, तो ये 2 वाले एटम्स ऐसे दिख जाएंगे, ठीक है, इनके पीछे भी एटम्स होंगे, वो होने दो, ठीक है, हमें सरफेस से मतलब है उस वाले से अभी। जब मैं बात करता हूं 1 बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की, तो इसे कंप्लीट करोगे तो क्या करोगे कि 1 बॉडी पर 2 की वजह से क्या फोर्स लग रहा है दिखाना पड़ेगा। तो 1 बॉडी पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, आपको इसे बीच में से रियल नहीं काट देना है, नाइफ से रियल नहीं काट देना, आपको एक इमेजिनरी से काटना है। अब जब आप इसे 1 को इधर रखोगे, 2 को इधर रखोगे, तो बॉन्डिंग तो अपना काम कर रही थी ना, और यही बॉन्डिंग क्या करेगी कि 2 वाला मॉलिक्यूल्स चाहेगा कि ये येलो वाला मॉलिक्यूल इसके साथ चले। जब इसको सेक्शन से काटोगे आप, तो 2 वाला चाहेगा कि येलो वाला इसके साथ चले, तो 2 वाला 1 वाले पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा? 2 वाला मॉलिक्यूल्स 1 वाले मॉलिक्यूल्स पर किधर की ओर फोर्स लगाएगा? इधर की ओर। 2 वाला मॉलिक्यूल्स 1 वाले मॉलिक्यूल्स पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा या नहीं? किसकी वजह से लगा रहा है? बॉन्डिंग की वजह से लगा रहा है या नहीं लगा रहा है? आंसर दो, किसकी वजह से लगा रहा है? बॉन्डिंग की वजह से लगा रहा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बॉन्डिंग की वजह से ये 2 वाले मॉलिक्यूल्स 1 वाले मॉलिक्यूल्स पर इस वाले सेक्शन के अराउंड ये फोर्स इधर लगा रहा है या नहीं? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यस और नो?
साथ हो? हाँ ठीक, गुड। बाकी बताइए कैसे क्या हुआ? गुड गुड गुड, बढ़िया। अब आए ना रिप्लाई? सोचने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग अभी धीरे हो गई थी क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक, तो यहाँ पर इस टू की वजह से वन वाले मॉलिक्यूल्स पर अगर मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट पॉइंट वाइज बताना है मुझे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए डी है, तो यहाँ पर ए कहाँ बैठा है? ये रहा। यहाँ पर बी कहाँ बैठा है? ये रहा। तो बी वाले ने ए वाले पर कौन सी फोर्स लगाई है? ये। बी वाले ने ए वाले पर कौन सी फोर्स लगाई है? ये। ठीक है, बी ने ए पर फोर्स लगाई। ऐसे ही डी सी पर लगा रहा होगा, ये डी मान लो, ये सी मान लो, तो डी सी पर लगा रहा है, ये रहा। ऐसे ही ई एफ पर लगा रहा होगा, ये रहा। ऐसे ही जी एच पर लगा रहा होगा, ये रहा। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट पर फोर्स लग रही है। समझो इस चीज को, हर एक पॉइंट पर फोर्स लग रही है। इन्हें चाहे तो एटॉमिक बॉन्डिंग ना मान के ग्रेन की बॉन्डिंग बॉन्डिंग मान लो। ग्रेन समझी हुई है आपने स्ट्रेस कर्व में? ग्रेन एक दूसरे से टूटती हैं, ना कि एटम्स एक दूसरे से टूटते हैं, पहली चीज याद रखना। ठीक है, ग्रेन से एक दूसरे टूटती है क्योंकि वही वीक होती है। तो आपको बस ग्रेन तोड़ने के लिए फोर्स लगाना होता है, ना कि एटॉमिक एटम्स तोड़ने के लिए फोर्स लगाना होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फोर्सेस है, मान लीजिए छोटी छोटी ग्रेन्स ही हैं, तो एक ग्रेन दूसरी ग्रेन पर जो फोर्स लगा रही है, दैट इज द सिंपली ये। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट यानी कि स्मॉल एरिया के ऊपर लगने वाला फोर्स है, इसको हम बोलते हैं डीएफ। ये है मेरा डीएफ फोर्स, है ना? ये टोटल फोर्स नहीं है, दिस इज द डीएफ, दिस इज द डीएफ। और ये था पी, ये है जो डीएफ। इसी डीएफ को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स एट द पॉइंट, मतलब जो ये फोर्स है एट द पॉइंट, इस पॉइंट की वजह से इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल, अंदर से है ना, ये इंटरनल रेजिस्ट कर रहा है, इस वाले सेंस को समझ रहे हो? इस वाले सेंस को रेजिस्ट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, एट ए पॉइंट। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एज stress. Internal resisting force at a point is called as stress. तो ये सारे के सारे क्या हैं? Stress. These all are stresses. समझ रहे हो? ये चीज हमारी हर एक पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, ये मैग्नीट्यूड ही मेरा स्ट्रेस कहलाता है। जो ये छोटा सा मैग्नीट्यूड है ना, यही मेरा स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस क्या है, यहां हम एज्यूम क्या करते हैं, वो एजम्पशन भी मैं लेके चल रहा हूं। यहां पर हम एज्यूम करते हैं, सबसे पहली चीज एज्यूम करते हैं, ये सौम्य करते हैं। ठीक है, एमडी में इस चीजों के बारे में बताया जाता है कि स्ट्रेस एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं होती है, बट एज्यूम हम करते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन, ओवर द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ये क्रॉस सेक्शन, ये मान के चले वही 1-2 वाला हिसाब, है ना, तो 1 पर जो 2 की वजह से स्ट्रेस लग रही है वो ये है ना, ऐसे। तो ये ना, ये हर एक पॉइंट पर, हर एक मॉलिक्यूल पर, हर एक पॉइंट पर इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है। मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड का सेंस में क्या लेके चल रहा हूँ, ऐसे। मतलब ये जो एरो है ना, चाहे कोई सा भी पॉइंट उठा लो, उन एरो की जो मैग्नीट्यूड है ना, उन एरो की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो बोलते हैं एरो का, तो एरो का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो साथ में है ही ऐसी, साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। इसको अगर मैं 2D में दिखाऊं तो 2D में ये दिख गया, ये 2D में ये दिख गया। ठीक है, 2D में हर एक पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस, ये हमारा अजम्पशन होता है। ठीक है, जबकि रियल में, आप चाहे तो रियल वर्ड बना सकते हो, रियल में स्ट्रेस ऐसे होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दो। रियल में स्ट्रेस ऐसे होती है, ऐसे। समझ रहे हो? सेंटर की साइड में स्ट्रेस सबसे ज्यादा और आउटर साइड में स्ट्रेस सबसे कम, ये होता है रियल। बट ये हमें अज्यूम नहीं करना है, हमें अज्यूम क्या करना है? यूनिफॉर्म स्ट्रेस। मतलब ये हर जगह कैसी मैग्नीट्यूड की है? सिग्मा, है ना। जबकि यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम बोल सकते हैं इसे सिग्मा 1, इसे सिग्मा 2, इसे सिग्मा 3, इसे सिग्मा 4, इसे सिग्मा 5। मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग है।
कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी याद रखना, एज्यूम हमारा ये होता है कॉन्सेप्ट, और अगर हमने एज्यूम कर लिया तो यहाँ पर स्ट्रेसेस क्या है हर जगह सेम। ठीक है, इसी सिग्मा को अगर हम टोटल डीएफ को, अब जरा सोचिएगा इसके अगर 2D फिगर में आप देखते हो तो 2D फिगर में ये पी ऐसे लग रहा है और ये यहाँ पर ऐसे लग रहा है। क्या लग रहा है ये मेरा डीएफ इक्वल टू सिग्मा डीएफ डीएफ डीएफ, ये सब क्या है सिग्मा के बराबर। ठीक है, अब इसी फिगर को अगर मैं छोटा सा यहाँ पर और बना दूं ऐसे, ठीक है, एक छोटा सा फिगर और, तो इस फिगर में क्या कहोगे आप कि ये जो पी फोर्स है, अगर ये मेरा ये वन बॉडी, अब जरा मुझे आंसर दो, ये वन बॉडी क्या मेरी इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं? इक्विलिब्रियम याद है ना, नेट इक्विलिब्रियम, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बराबर होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, नेट मोमेंट 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर बताइए वन मेरा इक्विलिब्रियम में है या नहीं? वन कहां से था? वन यहां से था। ठीक है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, बिल्कुल थी। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तो उसका हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल बॉडी जो हमने मानी है वो भी इक्विलिब्रियम में होगी, तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो जो यहाँ पर पी एक्सटर्नल है, यहां से कहानी समझो, जो यहाँ पी एक्सटर्नल है वो किसके बराबर होगा? वो इन टोटल फोर्सेस के सम के बराबर होगा, और इसी फोर्सेस के सम को हम क्या बोल देते हैं? एफ इंटरनल। इसी फोर्सेस के सम को हम क्या बोलते हैं? एफ इंटरनल। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, समझो इस चीज को, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, इस वजह से एफ इंटरनल का मैग्नीट्यूड, एफ इंटरनल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाता है? पी एक्सटर्नल के। एफ इंटरनल का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है? पी एक्सटर्नल के। और यहीं से हम वो डेफिनेशन को ऐसे ही रट लेते हैं कि पी अपॉन ए, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, नहीं, ये है मेरा एफ इंटरनल अपॉन ए। एफ इंटरनल अपॉन ए, अपॉन ए कहां से आता है अभी उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? तो ये कहानी मैंने आपसे कही यहां तक। ठीक है, ये बताइए यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? टू वाले को बना लें अब, अगर आपको समझ में आ गया तो टू वाला आप खुद से बना सकते हो। कैसे? टू वाले पर वन वाले की वजह से किधर की ओर फोर्स लगेगा? इधर की ओर। ये जो होगा ये क्या होगा मेरा? ये होगा डीएफ, और यही जो डीएफ है, यही जो डीएफ है, वही डीएफ मेरा किसके बराबर होगा? सिग्मा के। यही डीएफ क्या है मेरा? सिग्मा के बराबर। तो इसको मैं डीएफ को यहां पर भी ऐसे दिखा सकता हूँ 2D में। 2D में ये क्या हो गया? डीएफ डीएफ डीएफ, है ना, ये सबकी सब बराबर क्या होगा? सिग्मा के। और ऐसे ही ये जो चीज है ये किसके बराबर हो जाएगी? पी एक्सटर्नल, क्योंकि इस पर एक ये वाला भी तो फोर्स लग रहा है ना, कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो ये पी एक्सटर्नल लग रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये भी इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इसका भी एक छोटा सा फिगर यहां बना देता हूं। ये भी इक्विलिब्रियम में क्या होगा? पी एक्सटर्नल इक्वल टू एफ इंटरनल के। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा? पी एक्सटर्नल इक्वल टू एफ इंटरनल। बात क्लियर हो गई? ये जो डीएफ डी, ये वाले जो फोर्सेस हैं एफ इंटरनल, वो इस वाले एफ इंटरनल के बराबर आ गया ना। ठीक है, ये ध्यान से समझो, ये एफ इंटरनल इस एफ इंटरनल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पी एक्सटर्नल इस वाले पी एक्सटर्नल के बराबर है। इसका मतलब एफ इंटरनल दोनों बराबर है। ठीक है, बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्सेस यहां पर ये हैं। ठीक है, 1 के लिए ये, तो 2 के लिए ये वाली। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, अब बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहां तक? ये है हमारी स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, इस वाले फिगर को अभी मैं लेके चलूंगा, पहले इसका मैं डेरिवेशन और करा दूंगा आपको छोटा सा। ठीक है, जो लास्ट वाला फिगर है उसे अभी लेके चलूंगा, पहले इसके यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से डेरिवेशन कर लो। क्या आपने क्या बोला? अब सिग्मा को, सिग्मा एक्चुअली क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली क्या है? ये स्ट्रेस मेरी हमेशा नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। स्ट्रेस की एक्चुअल डेफिनेशन है, यहाँ पर इसे नॉर्मल भी मत लिखो, नहीं तो आप फिर कहोगे सर नॉर्मल लिखवा दिया आपने। ये नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंस टू 0 df अपॉन dA, df इंटरनल अपॉन dA। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। कौन से टाइप की स्ट्रेस है? नॉर्मल है, शियर है, सभी टाइप, कोई सी भी स्ट्रेस हो, सभी की डेफिनेशन ये होती है। इट इज, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इन ए बॉडी एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ये मैथ्स वाला याद होगा, एट ए पॉइंट का मतलब डेल्टा ए टेंड्स टू 0, मतलब एक पॉइंट बन गया। एरिया अगर 0 के हिसाब से जा रहा है मतलब एक पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो डीएफ एट ए पॉइंट। ठीक है, यही हमारी स्ट्रेस होती है। यहां इस फिगर के हिसाब से बताइए मैं ये कौन सी वाली स्ट्रेस का डेफिनेशन लेके चल रहा हूं? अब दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैं कौन सी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं? नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है वो?
अभी आपने पढ़ा था ये कैसा फोर्स है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, किसके, क्रॉस सेक्शन के। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल है, अगर फोर्स इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, तो उसका नाम क्या होता है, आपको चैप्टर 1 में समझाया मैंने, उसका नाम होता है नॉर्मल लोड। तो इसी नॉर्मल लोड के हिसाब से कौन सी वाली स्ट्रेस आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। और यही नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको यहाँ लेके चलनी है। तो यहाँ आप इस स्ट्रेस को क्या लेके चल रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। कैसे, सिग्मा इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, या इसे अगर मैं स्ट्रेस भी लिख दूं, ठीक है, ऐसे लेके चलते हैं इसे मैं स्ट्रेस लिख रहा हूं, स्ट्रेस को मैं एस से दिखा रहा हूं, एस इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ इंटरनल अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, ये एस मुझे उससे डिफाइन करनी है, किससे डिफाइन करनी है, इस वाले से। तो ये जो मेरे पास एस है, ठीक है, अब मुझे बताइएगा यहां पर अगर लिमिट डेल्टा एफ इंटरनल अपॉन डेल्टा ए है, तो क्या ये चीज यही नहीं है जो मैंने यहाँ सिग्मा ली है। तो ये जो सिग्मा छोटी वाली मैंने ली है, ये डीएफ के बराबर है, ठीक है, और वही डीएफ हमारा इस फिगर में ये दिख रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी इस फिगर के हिसाब से डीएफ हो गई। बस यहां समझिएगा, जैसे ही मैं इसे सिग्मा लिख रहा हूं, समझो इस चीज को, जैसे ही मैं इसे सिग्मा लिख रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो जो सिग्मा ली है वो एक पॉइंट पर ली है, कौन से वाले पॉइंट पर, जो कि ये रहा। वो जो पॉइंट था वो ये था, मतलब दुनिया सिर्फ और सिर्फ इतनी है। समझना इस चीज को, बस ये वाली चीज एक बार क्लियर हो गई ना, तो आगे के डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे सारी चीजों के सॉम में। कि ये अगर एक पॉइंट है मेरा, ठीक है, तो ये मैंने सिग्मा लिखा, इसे, इस पॉइंट को मैंने सिग्मा लिखा, लिख दिया। ठीक है, ये पॉइंट के हिसाब से डेफिनेशन अभी भी यही रहेगी, इस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेशन अभी भी यही रही, डेल्टा एफ इंटरनल अपॉन डेल्टा ए। अब मैंने इसे किया इंटीग्रेट, अब समझो, अब मैंने इसे किया इंटीग्रेट। अभी चाहे तो इसे आप एस भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, उस फिगर में मैं एस भी दिखा सकता था। तो ये अभी सिग्मा मैंने क्या लिखा है, इस चीज को ध्यान देना। अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेट किस सेंस में कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेट किया मैंने होल क्रॉस सेक्शन के अबाउट, ठीक है, तो इधर ये होल क्रॉस सेक्शन के इंटीग्रेट किया सिग्मा को, इधर भी होल क्रॉस सेक्शन से इंटीग्रेट करूंगा, ये क्रॉस सेक्शन से इंटीग्रेट किया लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 डेल्टा एफ इंटरनल अपॉन डेल्टा ए। मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज पकड़नी है आपको। क्या, यहां आप जब होल क्रॉस सेक्शन की बात करते हो तो होल क्रॉस सेक्शन के एटम्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिख रहे हैं, ये वाले एटम्स हैं जो कि इस होल क्रॉस सेक्शन में आते हैं। तो अब बताइए, जो ये एटम से क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, वर्डिंग पर ध्यान दो, जो ये एटम से क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, उनके ये स्ट्रेस परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, आंसर दो। ये जो एटम्स एक दूसरे से, जब हम एक एटम की स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे मतलब सारे एटम्स को एक साथ लेंगे, बट वो जो सारे एटम्स एक साथ आ रहे हैं तो वो एक सरफेस बना रहे हैं, और वो सरफेस हमें कौन सी दिख रही है, ये वाली। तो इस सरफेस के स्ट्रेस नॉर्मल है या पैरेलल है, आंसर दो। ब्लर स्क्रीन हो गई है, एक बार फिर से रिकनेक्ट कर लो आप, मीनाक्षी जी एक बार रिकनेक्ट कर लो, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। तो परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस स्ट्रेस का नाम क्या होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस स्ट्रेस का नाम क्या होगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस स्ट्रेस का नाम होगा सिग्मा एन। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस क्रॉस सेक्शन के, तो इस स्ट्रेस का नाम क्या होगा, सिग्मा नॉर्मल, सिग्मा एन, सिग्मा नॉर्मल। ठीक है, और ये जो सिग्मा नॉर्मल है ये इस क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म है या नहीं, समझो जरा इस चीज को, ये इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट यूनिफॉर्म है, ठीक है सॉरी, ये इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सिग्मा हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब सिग्मा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर, सॉरी, इसका मतलब सिग्मा हमारा कांस्टेंट है यहाँ पर। और अगर सिग्मा हमारा कांस्टेंट है तो सिग्मा नॉर्मल तो ये चीज हो गई जिसको मैंने कांस्टेंट माना है, जिसको मैंने कांस्टेंट माना है, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या किया, ये जो डेल्टा ए था इसको इधर ले आओ, ठीक है, इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, ठीक है, इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, इससे थोड़ा और इजी हो जाए। ये डेल्टा ए में इधर ले आया, तो ये हो गया सिग्मा क्रॉस सेक्शन के अबाउट इनटू डेल्टा ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शन के अबाउट डेल्टा एफ इंटरनल, ठीक है। ये चीज मैंने ऐसे ले आया, डी एफ इधर ले आया, डेल्टा एफ मतलब डी लिख सकते हो, इसे डी लिख सकते हो, ठीक है, डी ए और डी एफ, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा सिग्मा मेरी क्या है, सिग्मा नॉर्मल लिख सकता हूं इसे, तो सिग्मा नॉर्मल मेरी क्या है, कांस्टेंट है। अगर सिग्मा नॉर्मल कांस्टेंट है फॉर द क्रॉस सेक्शन, वैल्यू कांस्टेंट थी तो मैंने बाहर निकाल ली, किससे बाहर निकाल ली, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि ये चीज तो कांस्टेंट है।
और किसके अबाउट हो रहा है, थ्रू दी क्रॉस सेक्शन। थ्रू दी क्रॉस सेक्शन के अबाउट हमारा डीए चेंज हो रहा है, तो डीए को हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये डीएफ, डीएफ क्या है, क्रॉस सेक्शन के अबाउट कितना है ये फोर्स टोटल, ये फोर्स टोटल है एफ इंटरनल के बराबर। अगर मैं इस टोटल फोर्स को करूं तो ये टोटल फोर्स किसके बराबर हो गया, एफ इंटरनल की। इसको जोड़ो, डीएफ 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 को जोड़ो, कितना आ रहा है वो एफ इंटरनल। बोला था अभी, ये मेरा एफ इंटरनल आया किसके बराबर, ये टोटल डीए कितना हो जाएगा, ये टोटल डीए कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इस डीए को हम क्या बोल सकते हैं, टोटल डीए को क्रॉस सेक्शन एरिया, सारे एटम्स का एरिया जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिग्मा नॉर्मल इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन इक्वल टू क्या आ गया, एफ इंटरनल। सो सिग्मा नॉर्मल की डेफिनेशन क्या आ गई हमारी, एफ इंटरनल अपॉन टोटल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से हम इसकी एवरेज डेफिनेशन निकालते हैं। ये हमारा एवरेज ही तो है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मान के चले हैं, तो उसी यूनिफॉर्म को हमने कांस्टेंट लेते हुए बाहर निकाल लिया था। तो ये सिग्मा नॉर्मल की बेसिक डेफिनेशन होती है, एफ इंटरनल अपॉन ए एक्स क्रॉस सेक्शन। फॉर इक्विलिब्रियम, अब इस चीज को लिखिएगा, फॉर इक्विलिब्रियम क्या था, एफ इंटरनल एफ एक्सटर्नल के बराबर था, आपने लिखा था। तो फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ पर सिग्मा नॉर्मल की एक्चुअल अब डेफिनेशन आती है जो आपको याद रहती है, पी एक्सटर्नल अपॉन ए, पी एक्सटर्नल अपॉन ए, है ना, क्योंकि फॉर इक्विलिब्रियम क्या था, एफ इंटरनल इक्वल टू एफ पी एक्सटर्नल। ये चीज हमने प्रूफ की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो यहां से मैं सीधा फॉर्मूले में लिख सकता हूं और ये आंसर हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, पी एक्सटर्नल अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गई यहाँ तक डेफिनेशन, कहां से ये फॉर्मूला आता है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये क्यों मैंने बताया, मैं तो सीधा फॉर्मूला आपको बता के और चीजें लेके चल सकता था, है ना, चीजें लेके चल सकता था नॉर्मली, बट फिर उस चीज में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जब तक आप ये चीजें सेंस में ना लेके चलोगे तब तक सोम पढ़ने का मजा क्या। ठीक है, इसलिए जरूरी है सोम को इस तरह से लेके चलना कि आपको स्ट्रेस के बारे में अच्छे समझ में तो आ जाए, स्ट्रेस एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यस और नो, सभी को क्लियर हो गया या नहीं, बताइए जल्दी से, यस और नो, सभी को क्लियर है, समझ में आ गया स्ट्रेस क्या होती है। ठीक, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट है, मीनाक्षी जी कोई डाउट है तो पूछिए। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बढ़िया। ठीक, ओके, चलिए अब मुझे इसका आंसर बताइएगा। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर समझ लिया है तो आपने। एक पी फोर्स मैंने ऐसे लगाया, एक पी फोर्स मैंने ऐसे लगाया। अब मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए, मेरा मन था मैंने एक सेक्शन यहाँ काट दिया, मैंने एक सेक्शन यहाँ काट दिया, तो ये 3 पार्ट हो गए, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर मैंने इसको 2D में ऐसे दिखा दूं, 2D में ये हो गया, इसे 2D में दिखाया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, इसके एटम्स क्या हो गए, इसके एटम्स एक ये हो गए, है ना, एक ये हो गए, ये सेम उसके हैं 2 के, है ना, तो 2 के दिखा दिए। इस कलर से दिखा दो 1 के, ब्लू कलर से, है ना, और व्हाइट कलर से दिखा दो 3 के। थोड़ा टाइम लगता है बट ये चीजें सेट बैठ जाती हैं, ऐसे कलर चेंज करने से ना सेट बैठ जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर एक फोर्स लगा रखा है पी इधर और पी इधर। अब जरा सोचिएगा, इसे चाहे तो 2D में ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2D में समझ में आ जाए तो बता देना, नहीं तो 3D में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस पर अब सेक्शंस अलग अलग कर देता हूं तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। एटम्स दिखा दूं इसमें फिर से, तो एटम्स दिखा देते हैं फिर से। ठीक है, ये ब्लू से था, ये ब्लू से है, ठीक है, और ये था व्हाइट से। ठीक, चलो अब मुझे आंसर दो, कुछ आंसर दो। 1 वाले के लिए, हट भी जा भाई, 1 वाले के लिए, 1 वाले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, पी इधर लग रहा है। ठीक है, अब बताइए 1 वाले पर कौन सा वाला बॉडी फोर्स लगा रहा है, 1 वाले पर कौन सी वाली बॉडी फोर्स लगा रही है, 1 वाले पर कौन सी वाली बॉडी फोर्स लगा रही है, 1 वाले पर कौन सी वाली बॉडी फोर्स लगा रही है, 2 सेकेंड सेकेंड सेकेंड। थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाह रहा था आपके आंसर को बट किसी का नहीं आया, सेकेंड एंड थर्ड, बहुत बढ़िया पार्थ, बहुत बढ़िया, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि सेकेंड सिर्फ में इंडिविजुअल है,
अगर आप सेकंड सेकंड को ही सोचोगे तो सेकंड, अगर सिर्फ खाली सोचोगे तो सेकंड की तरफ कुछ नहीं फोर्स आपके माइंड में चल रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस टाइम पर आप एक बॉडी को ले रहे हो ना, तो रेस्ट बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, मतलब रेस्ट बॉडी आपकी एक बॉडी है। जब 1 की बात कर रहे हो तो 2 और 3 टोटल है, तो ये पी फोर्स यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये टोटल एक साथ है जब 1 की बात कर रहे हो। तो 1 के लिए 2 और 3। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं है कि सेकंड की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेकंड वाला ही है ना, मॉलिक्यूल इससे अटैच सेकंड वाला ही है। ठीक है, तो यहां बस मैं आपको सेंस समझाना चाह रहा था, जब भी आप किसी भी इंडिविजुअल पार्ट की बात करें तो दूसरे को एक साथ लिया करो, है ना। अगर दूसरे 2 3 4 एक साथ हैं तो उनको एक साथ लिया करो। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में फायदा देंगे आपको। ठीक है, तो 1 है तो 2 की वजह से किधर की ओर फोर्स लग जाएगा, 2 की वजह से फोर्स लग जाएगा ये ऐसे, 2 की वजह से एफ, इसको क्या बोल दूंगा मैं, एफ इंटरनल बोल दूंगा ना। ठीक है, अब 3 पर चलो, पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं देख लेते हैं, सिंपल चीजों को खत्म करते हैं। 3 पर चलो, 3 पर पी एक्सटर्नल ये लग रहा, 3 पर किसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, इधर की ओर लग रहा होगा, किधर की ओर लग रहा होगा 3 पर, बताइए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। 3 पर कैसा लग रहा होगा फोर्स, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, सोचो और बताओ। 3 पर, इस 3 पर बैकवर्ड या फॉरवर्ड, किधर की ओर, 1 2 की वजह से बैकवर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, 1 2 की वजह से बैकवर्ड, तो इसका मतलब ये हो गया, इसे भी क्या बोल दूंगा मैं, एफ इंटरनल। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है 2। ठीक है, मैंने 2 की वजह से ही एग्जांपल लिया था। तो अब अगर 2 के बारे में सोचोगे तो 2 पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, यही तो होता है एफबीडी का डेफिनेशन, 2 पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो 2 पर 3 की वजह से किधर की ओर फोर्सेस लग रहा है, मॉलिक्यूल पर सोचो, 3 की वजह से इधर की ओर ना, इसका मतलब इस चीज को मैं सीधा लिख सकता हूं, इस चीज को मैं सीधा लिख सकता हूं, दिस इज दी, ये कितना वैल्यू, अभी आपने प्रूफ किया था, जितना ये होता है उतना ये होता है, जितना ये होता है उतना ये होता होगा। ठीक है, ऐसे ही 2 पर, 2 की इस सरफेस पर इसकी 1 की वजह से कितना फोर्स, इतना, इधर की ओर ये कितना होगा, सेम वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी एटम नहीं है इन दोनों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ 0 थिकनेस का सेक्शन था। इसका मतलब ये भी एफ इंटरनल, ये भी एफ इंटरनल, दोनों ही सेम होंगे। बात क्लियर है, ये फिगर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर ये फिगर समझ में आ गया है तो ये भी पी है तो ये भी पी है, ये एफ इंटरनल पी है तो ये भी पी है, ये पी था तो ये भी पी था, और ये पी था तो ये भी पी था। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगर ये फिगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब मुझे पॉइंट वाइज स्टडी में एक क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने आपसे पूछा था। समझ में आ गया है नहीं, ये बताओ, क्लियर हो गया, यस और नो, ये चीज समझ में आ गई है, यस, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ये वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ भी है इसी का, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ भी है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार शोन इन द फिगर बिलो इंट्रोड्यूस, कैसी स्ट्रेस आएगी, कैसी स्ट्रेस आएगी, नन ऑफ द अबव, नोटा, कैसी स्ट्रेस आएगी एट द ए पॉइंट, कैसी स्ट्रेस आएगी एट द ए पॉइंट। अब जरा ए पॉइंट का सिग्निफिकेंस, ये जो पॉइंट होता है सोम में, याद रखिएगा, आपको मैंने कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं। सबसे पहला सोम का अजम्पशन कौन सा होता है, जल्दी से बताओ भाई, सोम के अजम्पशन में सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला सोम का अजम्पशन कौन सा था, सबसे पहला सोम का अजम्पशन कौन सा था, जो मैंने आपको बताया था, हमेशा अपने माइंड में ये चीज लेके चलनी है, बताइए सोम का अजम्पशन क्या था। बहुत बढ़िया, कौन सा अजम्पशन था सबसे पहला, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेकंड अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन जल्दी से बताइए, सेकंड अजम्पशन, सोम जैसे जैसे चल रहा है ना, अपने माइंड के अजम्पशन भी क्रिएट करते चलो कि सोम में क्या क्या चीजें सोचनी है हमें हमेशा, जब तक ना बोला जाए। अमित यादव, सूर्य प्रकाश, सेकंड अजम्पशन बताइए। फर्स्ट तो आपने बहुत सही बताया, सेकंड, वेरी गुड सूर्य प्रकाश, वेरी गुड। सेकंड इज वेट लेस कंपोनेंट। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सोम पढ़ रहे हो तो अजम्पशन जैसे जैसे बताता रहता हूँ याद भी रखो। आज एक अजम्पशन और मैं बढ़ा रहा हूँ आपके साथ, आज एक अजम्पशन और मैं बढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आपको याद रखना है चीजें। ठीक है, सेकंड अजम्पशन इज दिस, ठीक है, थर्ड जो आज मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाकी धीरे धीरे अजम्पशन और बढ़ाएंगे। ठीक है, थर्ड अजम्पशन इज वेट कंसिडर, क्या हो गया हमारा,
जीरो, वेटलेस कंपोनेंट। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, देन न्यू अजम्पशन ऑफ द सॉम क्या है? न्यू अजम्पशन ऑफ द सॉम है पॉइंट इज कंसिडर्ड as the point having at least two molecular or atomic or grain, है ना, जो भी आप सोचना चाह रहे हैं, surfaces, at least two surfaces। जो यहां पर सोम में पॉइंट होता है ना, पॉइंट, वो पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल हम मतलब उसको मीनिंगलेस समझते हैं, क्योंकि हम पॉइंट को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे 10 की मैंने सेंस बताया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और कंसंट्रेटेड लोड में, है ना, कि पॉइंट आप एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते, है ना, कि जीरो चीज को हम दिखा सकते नहीं है ना, कि 10 अगर है तो 10 को कहाँ दिखाओगे, नहीं दिखा सकते, कि 9.99 से 10.1 तक आप उस पॉइंट को दिखा रहे हो, है ना। तो वो सेंस था उस पॉइंट का जब हम डिस्टेंस बेसिस पर उसको दिखा रहे होते हैं, वो चीज थी अलग, और ये चीज है अलग। समझ रहे हो इस चीज को? वो चीज थी अलग, वो था कंसंट्रेटेड लोड की कैलकुलेशन करना, एक्स को जीरो मान के, यानी कि पर्टिकुलर उस 10 वाले मीटर पर, 10 मीटर पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फोर्स को दिखाना, है ना, वो चीज थी वो पॉइंट का मीनिंग। जबकि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है जो सोम में चलेगा अब, वो ये है कि इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर अगर मैं एक पॉइंट को कंसिडर करता हूं तो ये पॉइंट जीरो नहीं है, ये पॉइंट जीरो थिकनेस या जीरो डायमीटर का नहीं है। ये पॉइंट हमेशा कैसे मान के चलोगे? हमेशा ये पॉइंट आप ऐसे मानोगे, हमेशा, ऑलवेज इन सोम। गलती मत करना, अगर आप ये चीज कभी सोच के नहीं चलोगे पूरी सोम समझ में नहीं आएगी। ये लिख के रख लो, यहां पर इस पॉइंट को कभी भी सर्कुलर मत मानना, जीरो थिकनेस का मत मानना। कब? बॉडी के अंदर की एक्चुअल अरेंजमेंट वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये कंसंट्रेटेड लोड वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा। वो पॉइंट वो था जो आप किसी एक मीटर पर दिखाते थे, अपनी तरफ से जीरो थिकनेस का इमेजिन करके अलग से दिखा रहे होते थे। जबकि मैं ये पॉइंट किसकी बात कर रहा हूं? इंटरनल पॉइंट की। दिस इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, जिस पर आपको स्ट्रेसेस फाइंड करनी होती है। तो ये पॉइंट हमेशा ऐसा दिखता है। अब अगर ये पॉइंट ऐसा दिख रहा है तो 2D में कैसा दिखेगा? 2D में ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर ये 2D में ऐसा दिखेगा तो आप कम से कम क्या मान के चलोगे? दो लेयर, एक लेयर ये हो गई, अगर ये फिगर ऐसे है तो फोर्सेस इधर लग रही है ना, तो एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई, कम से कम दो लेयर मान के चलनी है। कम से कम दो लेयर का फिगर कैसा बन के आ जाएगा? ये, कम से कम दो लेयर। कभी भी एक लेयर नहीं मानना है, क्योंकि अगर एक लेयर मानोगे तो आप अगर ग्रेन मान रहे हो तो ग्रेन को एटॉमिक लेवल पर तोड़ दोगे, अगर आप एटम मान रहे हो तो एटम को आप इलेक्ट्रॉन बेसिस पर तोड़ दोगे। समझ रहे हो? अगर आप एक एटम पर ही इधर और इधर की ओर फोर्स लगा दोगे तो एटम बचा ही नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे ना। समझ रहे हो? प्रोटॉन न्यूक्लियस से आप तोड़ दोगे उसे, ठीक है। तो आपको क्या मानना है? कम से कम दो लेयर ऑफ जो भी चीज सोच रहे हो, एटम सोच रहे हो, मॉलिक्यूल सोच रहे हो, ग्रेन सोच रहे हो, ठीक है। तो जनरली हम क्या सोच के चलते हैं? ग्रेन्स, ठीक है, क्योंकि ग्रेन से ही बॉडी टूटती है, एटम से नहीं टूटती है। बात क्लियर हुई यहां पर? तो ये जो हमारे पास सेंस है, ठीक है, ये जो हमारे पास सेंस है, तो अब इस सरफेस पर, ऊपर वाली सरफेस पर क्या लग रहा है? पी फोर्स इधर की ओर। इधर वाली सरफेस पर, नीचे वाली सरफेस पर क्या लग रहा है? पी फोर्स इधर की ओर। किसकी वजह से आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? जरा सेंस समझो। अगर ये एक पॉइंट है तो ये पॉइंट रियल में, जो मैंने अभी एक फिगर दिखाया था आपको, ये जो फिगर अभी समझाया था मैंने, कहां पर? ये वाला, ये जो फिगर मैंने समझाया था इसमें, तो ये जो थर्ड है, अब जरा समझिएगा इस चीज को, ये जो थर्ड है यहीं पर मैं समझा देता हूं इसे, है ना, बार बार वहां पर नहीं पहुंचा रहा, ठीक, अंडरस्टूड आपके लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर दो को अब और छोटा बना दो, दो को और छोटा बना दो, ये हो गया इतना, ये है मेरा दो, ये वन है, ये थर्ड है। तो जरा आप दो को निकालना इसमें से, ये वन है ना, सेकंड कितना रह गया? इतना, और ये थर्ड है ना, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। अब सेकंड को आपको अभी भी क्या लेके चलना है? कम से कम दो लेयर। समझ में आ रहा है? कम से कम दो लेयर, ठीक है। तो फोर्स किधर किधर की ओर लगेगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस किधर की ओर लगेगा? अभी तो आपने प्रूफ किया था ना, सीधा लिख दूं, सीधा लिख दूं, एफ इंटरनल ही है एक तरह का, गलती मत करना बार बार। ये P और ये भी क्या होगा? P, ये भी क्या होगा? P,
ये भी क्या होगा P। बार बार नहीं बोल रहा भाई, इतना नहीं है अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, बार बार वही चीज बोलना बेकार है, ठीक है। समझ में ना आए तो बताना। P इसके बराबर F इंटरनल तो P हो गया, फिर ये F इंटरनल तो P हो गया, फिर ये F इंटरनल P हो गया, फिर ये F इंटरनल P हो गया, ये P हो गया, ठीक है। इसका मतलब सेकंड जो था अभी इतना छोटा रह गया। अगर मैं सेकंड को अब इतना ना लेके, अगर मैं सेकंड को सिर्फ और सिर्फ इतना लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट लेता हूं, अब बताओ अगर मैं इस सेकंड को सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पॉइंट लेता हूं, तो अभी भी क्या सोचोगे अपने माइंड में, अभी भी माइंड में क्या सोचोगे, दो एटॉमिक या ग्रेन्स लेयर, समझ रहे हो, दो एटॉमिक या ग्रेन्स लेयर। बढ़ा के देखो इसे, माइंड में दिख रहा है, दिख रहा है ना। अभी भी स्ट्रेस कैसी लग रही होगी, अभी भी स्ट्रेस कैसी लग रही होगी, समझ में आ रहा है। यही आपका कॉन्सेप्ट पूरी फॉर्म में चलने वाला है। यहां तो जूम करके दिखा सकते हैं, बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए। जब आप एक पॉइंट दिखाते हो तो पॉइंट में देख रहे हो, अगर इसे मैं और छोटा कर दूं तो ये पॉइंट बन गया, देख रहे हो पॉइंट बन गया छोटा सा। इस पर भी क्या है, दो लेयर, छोटा करने के बाद पॉइंट बन रहा है दो लेयर, कम से कम दो लेयर मान के चलने वाले हो आप, ठीक है। जहां पर मैं छोटा सा डॉट भी लगाऊंगा वो भी कम से कम दो लेयर। क्लियर हुआ या नहीं कॉन्सेप्ट, बताओ जल्दी से। ये दो लेयर वाला पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, ठीक है, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो अब मुझे इसका आंसर बताओ जो मैंने आपसे पूछा था और आपने जनरली सबने आंसर दिया था, ठीक है। कहां गया वो क्वेश्चन, आजा भाई, ये रहा। अब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 या 2, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, 1 या 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देवांश, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आंसर उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा था मैंने उसमें टेंसाइल था, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस या नोटा। तो आप बताइए टेंसाइल स्ट्रेस होगी या इसमें नहीं होगी। अगर पी फोर्स टेंशन में लग रहा है तो स्ट्रेस कैसी होगी, टेंसाइल होगी, स्ट्रेस कैसी होगी, टेंसाइल होगी। तो यहां से यार एक कंफ्यूजन तो अभी भी रह गया कि सर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो तो इस टेंशन का अपोज करना चाहिए, क्वेश्चन तो ये रह गया, इस टेंशन फोर्स का अपोज करना चाहिए, वही तो होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अरे भाई गलती यही तो मत करो, यही गलती मत करो कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब होता है कि उसके अपोजिट। अब अपोजिट किसके भाई, आप अपने माइंड में हमेशा ये लेके चलते हो रेजिस्टेंस को अपोजिट। यहां भाई अपोजिट का मीनिंग नहीं है, यहां है कैपेसिटी का मीनिंग। याद रखो यहां रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिट से नहीं होता है, यहां रेजिस्टेंस का मतलब होता है कैपेसिटी से। और कैपेसिटी कौन सी, कैपेसिटी होती है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ये मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। आपने एक फोर्स लगाया, बॉन्डिंग क्या इतनी कम थी क्या कि थोड़ा सा फोर्स लगाते ही टूट गया, नहीं ना। बॉन्डिंग तो पहले से ही मान लीजिए 200 न्यूटन की है, 200 न्यूटन की पहले से ही बॉन्डिंग है। अगर आपने 2 न्यूटन लगाया तो कितनी बॉन्डिंग यूज करेगी वो, कितनी बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ यूज करने वाली है फोर्स के सेंस में, बताओ। अगर इसकी बॉन्डिंग 200 न्यूटन है पहले से ही, क्योंकि बॉन्डिंग तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई ना, जिसे हम ई बोलते हैं यहाँ, दोनों की बॉन्डिंग तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। कैसे मटेरियल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, वो पहले से ही 200 न्यूटन से पकड़े हुए हैं, है ना। अब 200 न्यूटन से अगर वो पकड़े हुए हैं, आपने लगाया 2 न्यूटन, आपने लगाया 2 न्यूटन, है ना। तो अब बताइए रेजिस्टेंस का सेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का सेंस होता है कि कितना वो यहां पर यूज कर रहा है। इस रेजिस्टेंस का सेंस अपोजिट मत समझना, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस बाय द बॉन्डिंग, resistance विरोध by the bonding, this is the actual meaning of the resistance in this stress case। ये रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पर अपोजिट नहीं है, ये यहाँ पर वो विरोध है जो कि बॉन्डिंग करती है एक्सटर्नल फोर्सेस का। तो 2 न्यूटन अगर लग रहा है तो मुझे बताइएगा जरा कि यहाँ पर बॉन्डिंग कितने की वैल्यू को देगी, 2 न्यूटन या 200 न्यूटन। वो 200 न्यूटन लगाएगी या फिर 2 न्यूटन लगाएगी या कुछ और, 2 न्यूटन। कितना लगाएगी, 2 न्यूटन, क्योंकि उतने को ही उसे रजिस्ट करना है, बस उसे 2 न्यूटन को रजिस्ट करना है। अगर उसे 100 न्यूटन को रजिस्ट करना है तो 100 न्यूटन का फोर्स यूज हो रहा है बस। बॉन्डिंग में 200 न्यूटन पहले से ही है, 2 न्यूटन अगर लगाओगे तो 2 को ही तो अपोज करोगे ना बस, है ना।
100 न्यूटन अगर लगाओगे 100 को अपोज कर रहे हो, 200 न्यूटन अगर लगा रहे हो तो 200 को अपोज कर रहे हो। बट अगर 210 लग गया तो, अगर 210 लग गया तो क्या आंसर होगा फिर? कितने को अपोज करोगे? 210 लग गया तो कितने को अपोज करोगे? क्या आंसर होना चाहिए फिर? 210 अगर फोर्स लग गया तो कितने को अपोज करोगे? फेल हो गया। वेरी गुड ऋषभ जी, गड़बड़ कर दिया आपने। वो बॉडी फेल हो चुकी है अगर 210 लग गया तो। 200 पर 200 होता आंसर, बट अभी क्या हो गया? वो फेल। अगर 210 लगा हुआ है तो 210 लगा हुआ है मतलब 200 से चाहे 200.1 ही क्यों ना लग गया हो, वो तो टूट चुका है। टूट चुका है तो बॉडी तो बहुत दूर दूर पहुंच गई, 210 कहां लगा रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को, क्या बोल रहा था मैं? बहुत बढ़िया, दिव्यांशु जी इस चीज को पकड़ गए, आंसर बिल्कुल सही किया। फेल। 210 पर क्या हो चुकी है बॉडी? फेल। ये कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन का सेंस समझ सकते हो, बट ये वो वाली चीज नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है। जब बॉडी टूट ही चुकी है तो अब 210 की जगह 200 क्यों लगेगा? ठीक है, वो तो टूट गई ना, दूर दूर हो गए। दूर दूर हो गए तो डायनामिक में पहुंच गई, डायनामिक में पहुंच गई तो बस मूव कर रही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मूव कर रही है, कोई स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रहा, वो टूट चुकी है। ठीक है, एक बॉडी इधर जा रही है, एक बॉडी इधर से आ रही है 210 से। ठीक, क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? ठीक, ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे। यहां तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन समझ लिया, डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस इन यूनिडायरेक्शनल लोडिंग। ठीक है, इसकी हम कहानी की बात करेंगे, बट 11 बज चुके हैं। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि आपका आज एफएम का भी क्लास रहेगा। ठीक है, और एफएम का क्लास आपका शायद काफी लेंदी भी रहने वाला है, मतलब रेस के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो आपको अगर मैं असाइनमेंट अभी करवाता हूँ तो असाइनमेंट करने में आपका टाइम काफी चला जाएगा। फिर से असाइनमेंट इन द सेंस जो मैंने कल बोला था आपको। ठीक है, तो इसीलिए अभी की क्लास रोक के और आपको मैं 1 घंटे का गैप दे रहा हूँ। ठीक है, इस 1 घंटे के गैप में आप थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद 12 बजे से अपना एफएम फिर से रिकंटिन्यू करना। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो पूछो।